नमस्कार मित्रों, द टीचर्स शो के एपिसोड 95 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पिछले 94 दिनों से लगातार हम ठीक 7 बजे आपसे रूबरू होते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। और कोरोना काल में जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अवसाद, निराशाएं, ये सब लोगों के मनों में घर कर रही हैं। इस काल में हमें लगा कि जो हमारे देश के शिक्षक हैं, जो इस देश के निर्माता हैं, उनको अवेयर करना, उनको चार्ज करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने द टीचर्स शो के आयोजन का बीड़ा उठाया। और आप सबके प्रेम से, आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से आज हम 95वें दिन लगातार देश के लगभग 15 से 16 राज्यों के शिक्षकों के साथ इस शो को आयोजित कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है, हमारी विविधता बढ़ रही है, हमारे ज्ञान का भंडार बढ़ रहा है, हमारे जो अतिथि हैं उनकी क्षमताएं हमारे सामने आ रही हैं, जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। ऐसे ऐसे गजब के शिक्षक इस देश में हैं जिन पर पूरे देश को गर्व है। और बहुत अच्छी बात यह है कि इस शो को टीचर्स के साथ साथ आम जनता भी देख रही है, बच्चे भी देख रहे हैं, अभिभावक भी देख रहे हैं, मीडिया के लोग भी देख रहे हैं, पत्रकार भी देख रहे हैं, वकील भी देख रहे हैं, और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी देख रहे हैं। और पूरे देश में ये शो लगातार हर राज्य में देखा जा रहा है। हमारे आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि आप लगातार इसको अपना प्रेम दे रहे हैं, और हर राज्य से शिक्षक भी इसमें आ रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं बहुत ही कमाल की कलाकार और शिक्षिका अनीता तंवर जी। अनीता तंवर जी दिल्ली के राजकीय विद्यालय में कला की शिक्षिका हैं, और वो केवल शिक्षिका ही नहीं है, बहुत अच्छी कलाकार हैं। अभी हम उनसे बातचीत करेंगे तो आप खुद उनसे समझेंगे। आप सब लोगों से निवेदन है कि अपने सवाल कमेंट्स में लिख करके भेजें, ताकि अनीता जी पढ़ के उसके जवाब दे सकें और हम पूछ के उसके जवाब ले सकें। कल के शो में थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत थी तो हम सवाल नहीं पूछ पा रहे थे, लेकिन आज हम पूछ पाएंगे क्योंकि दिल्ली में मुझे उम्मीद है कि नेटवर्क अच्छा होगा। तो मैं स्वागत करता हूँ हमारे आज के शो में। दिल्ली से हमारे साथ लाइव इस वक्त हैं अनीता तंवर जी, और ऋषिकेश से मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी। नमस्कार आप लोगों का, स्वागत है द टीचर नमस्कार शो के नमस्कार 95वें एपिसोड। बहुत और बहुत हमारे साथ श्री नमस्कार गिरीश आपको। चंद्र, हमारे साथ रोज की तरह श्री गिरीश चंद्र जोशी जी जुड़ चुके हैं 95वें दिन लगातार। आपका स्वागत है सर। और आपको, आपके प्रति मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। आपने 95 दिन से लगातार इस यात्रा में जिस तरह से हमारा साथ दिया है वो अद्भुत है। टीम स्पिरिट है, तीनों मिलके कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा जी सृजन जी है। अनीता जी बताएंगे सृजन की वैल्यू क्या है, और हम भी एक सृजन कर रहे हैं, अच्छा है, रचनात्मकता पैदा हो रही है। जी 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 बिल्कुल। और देखिए अब सर, शो शुरू होता है। हाँ जी हाँ जी जी। मैम, देखिए बोलिए सर, मैम। क्रिएटिविटी तो हम हर जब भी इंसान बनाया है ईश्वर ने, तो हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है। सिर्फ हम उसको पहचान नहीं पाते या हम उस लाइन से जुड़ नहीं पाते। क्रिएटिविटी किसी भी किस्म की हर व्यक्ति में है। आप लोग ये शो कर रहे हैं, ये क्रिएटिविटी से कम थोड़ी ना है। जो लगातार आप इतने टाइम से, इतने दिन हो गए हैं आप लोगों को काम करते हुए, तो ये भी एक क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि इतना बड़ा बेड़ा उठाना, हर एक को जोड़ना, कलाकारों को ढूंढना, टीचर्स को भी ढूंढना, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आर्टिस्ट होते हुए टीचर्स के साथ साथ दोनों को एक साथ का समन्वय, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और बहुत बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है, जिसकी मुझे लगता है कि आगे तक गूंज सुनाई देगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आगे ही अभी आपके प्रोग्राम सुने थे जो पिछले दिनों में हुए थे, तो सुन के बहुत अच्छा लगा। तो क्रिएटिविटी हमारे अंदर बचपन से ही होती है, बशर्ते हम उसको पहचाने और उस क्रिएटिविटी में अपना रास्ता अगर हम बनाते हैं, तो हमें मदद मिलती है अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए। क्यों? क्योंकि जितना हम अपने अंदर से जुड़ते हैं, वो एक क्रिएटिविटी ही ऐसा माध्यम है जो हमें हमें अपने आप से जोड़ता है। हम जैसे सारा दिन शोर होता है, और ये ऐसा माध्यम होता है कि उस शोर को हम अपने दिमाग के अंदर इतनी ऊर्जा क्रिएट कर लेते हैं कि बाहर का शोर हमें कहाँ पर है, कहाँ हो रहा है, हमें हमारे मस्तिष्क में वो प्रवेश ही नहीं कर पाता। तो एक आनंद और एक रस की अनुभूति, वो हमें लगता है कि हम कोई भी ऐसा कार्य करें जिसमें हम अपने तन मन से जुड़ते हैं,
तो मुझे ये लगता है कि वो हमें, हमारे दिमाग को और हमारे हृदय को बहुत अधिक सुकून देता है और हमारा एक अपना अलग व्यक्तित्व का विकास होता है सर। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल, सर। आपने बहुत सही कहा मैम, और आपने हमारे शो के प्रति जो सद्भावनाएं व्यक्त की उसके लिए हम आपके आभारी हैं, और उम्मीद करते हैं कि शुक्रिया। आप इस शो से लगातार भविष्य में भी जुड़े रहेंगे और हमें मार्गदर्शन देते रहेंगी, क्योंकि ये शो बिल्कुल। हम सबका है, हम सब पूरे देश के जी जितने जी भी सरकारी जी सेक्टर में काम कर रहे शिक्षक हैं उन सबका है, जी क्योंकि आज जो दौर चल रहा है इस दौर में सरकारी शिक्षा को बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी तो सर। ये वही शिक्षक बचाएंगे जो इसको लीड करेंगे, जो इस कार्यक्रम को सरकारी शिक्षा को समृद्ध करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ चढ़ के जो इसको नेतृत्व इसका करेंगे, वही इसको बचाने में कामयाब होंगे, क्योंकि हर तरह से इसको खत्म करने के लिए लगे हुए हैं लोग। तो आप जैसे क्योंकि शिक्षक देखिए भी ना, इस मुहिम में शामिल हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, क्योंकि कला क्या है, वो हमें ऐसा लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम होने से ही विद्यालय के अंदर भी एक कलाकार की गरिमा और एक आर्ट टीचर की गरिमा को एक नया रास्ता मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कला का जो मेन रोल है, जो बच्चों के अंदर डेवलपमेंट का एक जो मेन रोल है, वो अभी थोड़ा दूर है वहाँ पर। वहाँ पर आर्ट आर्ट का क्या मीनिंग है, आर्ट का जो मीनिंग है वो अभी इतना अधिक निखर कर नहीं आया। तो हो सकता है इस प्रोग्राम के माध्यम से जो चारों तरफ ये आवाज जा रही है, तो कला को अत्यधिक लोग समझेंगे और इसको बहुत ही सहनशीलता के साथ लेंगे और विचार करेंगे कि किस तरीके से हम बच्चों के अंदर ये विकास कर सकते हैं कि बच्चा इसे अपना एक माध्यम बनाए और अपना जीवन एक बहुत खूबसूरती ढंग से, मतलब देखिए, जिंदगी में परेशानियां तो कभी खत्म नहीं होती, हवा के झोंके की तरह वो हमेशा आती जाती रहती हैं। और एक ठहराव, एक हिमालय की तरह अटल रहना, वो तभी संभव हो पाता है जब हम अपने आप को पहचानते हैं। इसके लिए इसके लिए हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग फील्ड है। कोई चित्रकला का सहारा लेता है, कोई मूर्ति कला का सहारा लेता है, कोई योग का सहारा लेता है। तो मैंने भी अपना जो बचपन से कहिए कि एक शुरुआत करी थी, मैं जब स्कूल में पढ़ा करती थी, तो तभी से मेरे मन में एक विचार ने जन्म लिया था कि मुझे कलाकार ही बनना है। एक अंदर जो एक बीजारोपण जो हुआ था, वो इतना सशक्त मेरे अंदर, मैंने उसको पनपने दिया कि मुझे एडमिशन अगर लेना है तो कॉलेज, आर्ट कॉलेज में ही जाना है। इसके लिए बहुत थपेड़े खाने पड़े, जगह जगह कॉलेज में भरना पड़ा, और शायद मुझे लगता है कहीं ईश्वर भी हमारी परीक्षा लेता है। अगर आप अपनी राह में सच्चे होते हैं और सच्ची लगन होती है, तो वो आपको रास्ता जरूर दे देता है। ये मैंने अपने पूरे अनुभव, पूरे अपने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, उन सबको अगर मैं निकाल के देखूं तो यही लगता है कि जितना अधिक आप निष्ठा और लगन के साथ काम के साथ जुड़ेंगे, उतने अधिक वो आपको वापस देता है। वो आपके अंदर एक अलग किस्म का विकास क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि हर काम में निष्ठा का होना और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। तो वही चीज वो हमारी आर्ट जो है वो कमर्शियल आर्ट ना लग करके हमारा अपना एक कहानी बताती है, हमारे अपने अनुभवों का सृजन करती है, जिसे कोई भी इंसान आसानी से देख करके समझ पाता है कि आप इसमें क्या दिखाना चाहते हैं, क्या डिपिक्ट करना चाहते हैं। तो एक लंबी जर्नी जो है वो आपके काम के साथ जुड़ी हुई होती है और उसे कोई समझ पाता है, तो मुझे लगता है कलाकार इसमें ही सफल हो पाता है कि हाँ, वो जो कहना चाहता था एक आम इंसान भी उसे वह समझ पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हाँ आपने जी। बहुत बहुत सरल शब्दों में अपनी बात कही, और ये एकदम दिल पे उतरने वाली बात है, और आपने पहले से बचपन से ही एक लक्ष्य तय किया है। लेकिन हमारे आज के बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, इतनी सारी हाँ चीजें, जी, इतने सारे दरवाजे हैं कि वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि बहुत यहाँ सारे। जाए कि वहां जाए। और सर दूसरा उसके लिए तो मैं बिल्कुल सही बात बहुत सारे बताई, तो दर्शक वो हमारे भी ये। लगातार जुड़े हैं और लगातार कमेंट्स जी कर जी रहे हैं। तो दर्शकों में वसीम बरेलवी साहब का जो शेर अक्सर इस शो में पढ़ता हूँ, आज फिर पढ़ रहा हूँ कि उसूलों जी पर जहाँ चाहे तो टकराना जरूरी है, जी उसूलों पर बिल्कुल। जहाँ चाहे तो टकराना जरूरी है,
जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो तो ये तो हमारा हम सब कला के जिंदा साथ लोग हैं समन्वय हमेशा। जी, 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 हम सब जिंदा पूछिए। लोग हैं जो द टीचर शो में भाग ले रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो मेरा सभी बिल्कुल। उन जिंदा दर्शकों से, जिंदा हमारे जो उत्साह हुँ। बढ़ाने वाले लोग हैं, उनसे अनुरोध है कि सवाल करके, टिप्पणी करके हम सबका उत्साह बढ़ाएं। जी मैम, बिल्कुल, अब हम बिल्कुल। चाहेंगे अगले सत्र में कि आपका जो ये यात्रा है, ये कैसे शुरू हुई? क्योंकि हुँ। कला बहुत आसान विषय नहीं है, खासकर मेरे जैसे आदमी के नहीं। लिए। मैं निजी अपनी बात करूं तो मैं तो बहुत हाँ करता हूँ जी। ड्राइंग से, पेंटिंग से। तो आपके हाँ। परिवार में आपको प्रवेश मिला या आप कैसे प्रेरित हुई इस तरफ? थोड़ा नहीं, बचपन नहीं। की तरफ हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी, बचपन की तरफ मेरे घर में मेरे पापा जो हैं वो कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे हैं, मतलब एसीपी रहे हैं। तो अच्छा। मेरे पूरे परिवार में मेरा हेरिडिटरी में कहीं पे भी आर्ट का कोई सीन नहीं है। तो ये अच्छा तो ये बहुत ही डिसिप्लिन वाला माहौल रहा घर में, और पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो किसी अच्छा। कारणवश हाँ जी, मेरे 10th में उस वक़्त बच्चों को होश भी नहीं होता। तो मैं तो अपना परसेंटेज भी देखने नहीं गई थी। तो मेरे 10th में इतनी परसेंटेज नहीं आई थी कि मैं एक साइंस की तरफ जाऊँ। तो फिर मैंने अपना आगे स्टडी का जो रास्ता लिया वो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में लिया, और ह्यूमैनिटीज़ में मैंने पेंटिंग को लिया। वहाँ से मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जब भी मेन सब्जेक्ट होने के कारण मुझको पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट शुरू से ही था, लेकिन उसको परिपक्वता मिली 11th और 12th में। वहीं से मैंने अपने अंदर ही तय कर लिया कि मुझे, जैसा थ्योरी में हम पढ़ते हैं, हमने थ्योरी में पढ़ा समकालीन कलाकार उस वक़्त कौन थे, क्या कैसे वो बने, उनका जीवन परिचय सुना, तो वहाँ से एक लगन पैदा हो गई, अगर मुझे कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, अपनी एक अलग पहचान बनानी है। मुझे अपनी एक अलग पहचान बनानी है, और वो मैं कलाकार बन के ही बनेगी मेरी पहचान। तो मुझे कलाकार तो बनना ही है, और मुझे कलाकार बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन चाहिए ही चाहिए। इसके लिए मैं बहुत मेहनत करती थी, प्रयास करती थी घर में, ड्राइंग्स कैसे करती थी? इन दिनों मुकेश और रफ़ी की कैसेट्स हुआ करती थी, जिनको हम सुना करते थे, टेप रिकॉर्ड हुआ करते थे। आजकल की जी। तरह तो नहीं कि जैसे मोबाइल में हमने फटाफट डाला, टच किया और गाने आ गए। तो उनकी कैसेट्स के जो कवर होते थे, उनके ऊपर पोर्ट्रेट्स बने होते थे। कभी मुकेश जी का, रफ़ी का, लता जी का, या कोई लैंडस्केप हुआ करता था। तो मैं रात को गाने भी सुनती थी और चित्रकारी भी करती थी। उनका इमेज सामने रख के कैसेट के कवर को, और अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस किया करती थी, कलर हैंडलिंग की प्रैक्टिस करती थी। इस तरीके से मैंने 12th तक अपना काफ़ी प्रयास किया, जिसके कारण लाइन्स में बड़ा रिदम आ गया था। वाह। लाइन्स में, कलर हैंडलिंग में और टेक्नीक में थोड़ी परिपक्वता आनी शुरू हो गई थी। तो मुझे मेरे टीचर्स जो वहाँ पढ़ाते थे, उन्होंने भी बोला कि आप एक आर्टिस्ट बन सकती हैं, आप कॉलेज ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने कहा जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल ट्राई करेंगे। और मैंने कहा किसी और कॉलेज में तो मुझे जाना ही नहीं। पापा ने फिर भी मेरा गार्गी कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन करा दिया, कि अगर तुझे एडमिशन नहीं मिलेगा तो आप बेटा इस लाइन में चले जाना। मैंने कहा पापा ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे आर्ट कॉलेज में जाना है। आप जाना है, यकीन नहीं क्या बात करेंगे, है। कॉलेज ऑफ आर्ट में मेरे 1 या 2 नंबर से रह गया लिस्ट में नाम आना। मैंने फिर जामिया में ट्राई किया, और जामिया में जब मैं फॉर्म भर के आई, उस वक़्त मैं वहाँ से और हौज खास तक पैदल आई थी। सोचिए आप, अंदर इतना वाह। जुनून था कि मैं वहाँ से, जामिया से और हौज खास तक पैदल आई थी। और उसके बाद जब वहाँ पे लिस्ट निकली तो मेरा वेटिंग में नाम था, और वहाँ मैं 1 हफ्ते तक जाके बैठी वेटिंग के लिए, और तब जाके मेरा एडमिशन, जो मैं चाहती थी वो मुझे वहाँ पर एडमिशन कॉलेज मतलब जामिया में मिल गया एडमिशन। तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी शुरुआत होती है, और वहाँ मैंने रह के बहुत मेहनत करी। हम लोगों का इवन बैच बहुत अच्छा था वहाँ पेंटिंग डिपार्टमेंट में, और हमारे प्रोफ़ेसर जैसा मैं चाहती थी, ईश्वर ने वैसा ही मुझको माहौल दिया। बड़े-बड़े कंटेम्परेरी आर्टिस्ट जतिन दास, रामाचंद्रन, परमजीत सिंह, अर्पिता वाह। सिंह, उन दिनों उन्हीं के हम लोग दायरे में रह कर के लोगों ने कला का विकास किया, या ये कहिए कि हमारे अंदर जो एक
आर्ट को समझने का एक तरीका, एक आयाम, और अपने आप को पहचानने का, जोड़ने का जो एक तरीका सही मिला, वो एक सही अध्यापक के होने का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वहाँ पे जो अध्यापक मिले, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जिस रास्ते पे मैं 93 में वहाँ से पास आउट हुई, और 93 से लेकर अब तक मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस में हूँ, कंटिन्यू मैं काम कर रही हूँ। और अनेक मैं ग्रुप शो, एग्जीबिशन, नेशनल एग्जीबिशन, इवन इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, तो हर जगह पे मेरा अपना पार्टिसिपेशन है। पर वही एक बात है ना कि मैंने अपने अंदर जो एक आग को सुलगा के रखा हुआ था कि भैया आर्टिस्ट तो बनना ही है। फिर हमारे टीचर ने बोला कि जब आप कॉलेज पास करके बाहर निकलोगे तो एक अच्छा इंसान बनना। वो बात भी हमने मानी, उनकी समझ में आया कि इंसानियत क्या होती है। उन्होंने बोला कि घर की जगह घर हो जाएगा, गाड़ी की जगह गाड़ी आ जाएगी। अगर तुमने पेंटिंग को छोड़ दिया तो पेंटिंग वापस नहीं आएगी। हाथ के अंदर जो स्किल है उसको अगर छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारा रियाज, जैसे संगीतकार हर रोज एक रियाज करता है, जिस तरीके का काम आप करते हो फिगरेटिव, अगर वो काम के अंदर आपने स्केचिंग में छोड़ दी या ह्यूमन फिगर्स को आपने छोड़ दिया, तो वो रियलिस्टिक अप्रोच आप जो उसमें देते हैं, लाइवनेस, वो नहीं आएगी। तो उनकी बात को इतना सर आंखों पे रखा कि सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। तो आज जो कुछ भी हूँ मैं ए रामचंद्रन सर और परमजीत सर की वजह से हूँ, कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया कि आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया। और ये सबसे अच्छी बात है कि आज भी आप इन गुरुओं के प्रति कृतज्ञ हैं, उन्हें याद कर रही हैं, उन्हें साधुवाद दे रही हैं, ये बहुत बड़ी बात। बिल्कुल। हाँ, कि देखिए बिना गुरु के तो रास्ता आप मिल ही नहीं सकता ना, कहीं ना कहीं तो आपको अपने गुरु को आदर देना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। जो आज के जमाने में जो परंपराएं अब खत्म होती आ रही है, पर वो गलत है। मतलब आप जो जो ज्ञानी है, अगर आपसे ज्यादा किसी के अंदर ज्ञान है और वो आपको दे रहा है, तो वो आपको गुरु हुआ, चाहे वो माँ के रूप में हुआ, पिता के रूप में हो, या आपके शिक्षक के रूप में गुरु रहे हो। तो जिंदगी में हर एक जो एक हाई पर्सनालिटी होती है, उसका अपना एक अनुभव होता है जिंदगी का 50-60 साल का, वो आपको हमेशा कुछ देता ही है। और ये बात आपको जब समझ में आती है, जब लगातार आप प्रैक्टिस में होते हो, क्योंकि उस वक्त हम बच्चे थे, 22-23 साल के थे, जो उन्होंने सिखाया समझाया। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस करते करते, करीब जब आपका माइंड, ईश्वर भी देखिए कब परिपक्व करता है आपको, वो हर एज के अकॉर्डिंगली आपके माइंड को मैच्योर करता है। जो माइंड 35 साल का माइंड मैच्योर होता है, वो 25 साल का माइंड मैच्योर नहीं हो सकता। जो एक इमोशनल एस्पेक्ट या चीजों को व्यापक देखने का अनुभव आप 35 साल में करते हो, वो 30 साल में नहीं कर सकते। तो उनकी कही हुई और दिखाई हुई गाइडलाइंस जो थी, वो करते 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 जब तक आप एक्सपीरियंस करते चले जाओगे, अकॉर्डिंग टू एज, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर इनबिल्ट होकर के आ जाती है। तो ये जिंदगी के बड़े अच्छे अनुभव थे जो हमें वहां से मिले, और हम लोगों ने अपने काम में उनको उतारा। जी, हमारे एक दर्शक है नवीन यादव जी, उन्होंने एक सवाल किया है स्क्रीन पर, वो मैं दर्शा रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि सब्जेक्ट को करियर बनाने के लिए स्कूल लेवल पर जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए, ड्राइंग और पेंटिंग को? नहीं, देखिए स्कूल लेवल पे आपको सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको ये देखना है कि आप कलर को कैसे मिक्स कर रहे हैं। कलर के साथ खेलना सीखिए, डरिए नहीं। आप बेतहा, आपको जहाँ लाल लगाने का रंग मन कर रहा है, रंग लगाइए, पीला लगाइए, उनको मिक्स करके लगाइए, और ब्रश को ऐसे चलाइए जैसे कि पेंसिल को पकड़ते हैं। फिर उसमें सब्जेक्ट को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें ये मिला है, हमें खाली उन टॉपिक्स को लेकर ही काम करना है। जो भी आपको मिलता है, जो भी आपके मन में आता है, विचार आता है, या कहीं पर भी आप कुछ भी देखते हैं, या जैसे टू सिस्टर्स हैं या फैमिली एट वर्क है, कुछ भी आप बनाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए रंगों के साथ खेलें, सब विषय के साथ बंधिए मत। विषय के साथ बंधेंगे तो फिर वो डेवलपमेंट टेक्निकली नहीं हो पाएगा।
नहीं, ये जो आपने टिप्स दिए ये तो बच्चों को पेंटिंग में और ड्राइंग में आगे बढ़ने के लिए, देखिए उनका सवाल थोड़ा सा अलग है। वो कह रहे हैं कि हाँ एज जी, ए करियर इस सब्जेक्ट को चुनने के लिए स्कूलों में भी जागरूकता का भाव है, क्योंकि बच्चों को और माँ बाप को लगता है कि ड्राइंग पेंटिंग लेके जिंदगी खराब करना है, इसमें कोई करियर नहीं है। तो हाँ, वो आपने सवाल बिल्कुल करियर के तौर पर कैसे इसको प्रचार करियर प्रसार के करना बाद, चाहिए? हाँ जी, उसका ये है कि स्कूलों के अंदर अभी मैंने आपको बोला ना, अवेयरनेस बहुत कम है। पेरेंट्स को भी अवेयरनेस कम है, इवन बच्चों के को वहाँ पर जो गाइडेंस दी जाती है उसमें भी अवेयरनेस कम है। उनको ठीक से ये समझाना पड़ेगा कि आर्ट के अब बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और खाली अध्यापक ही नहीं, आप इसको जाके और डिफरेंट फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। खाली एक अध्यापक ही नहीं, और डिफरेंट फील्ड में भी इसको लेके जा सकते हैं। तो उनको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा कि आर्ट करने से, पेंटिंग करने से आपका करियर एक तो सेफ होता है, 4 साल का डिग्री मिलता है आपको, अलग से बीए करने का जरूरत नहीं होता जैसे लोग बीएड करने के लिए जाते हैं। दूसरा, आपकी इसमें एक लाइफ सिक्योर्ड होती है, आप कहीं पर भी रह के कुछ भी कमा सकते हैं। अगर माना कि आप टीचर नहीं बने, उनको ये समझाएं, माना कि हम टीचर नहीं बने या उसमें टाइम लगेगा, तो हम कमीशन वर्क कर सकते हैं। हम किसी प्राइवेट कहीं से भी हम काम उठा करके प्राइवेटली, और हम उसको फिनिश करके दे सकते हैं। तो इसमें धीरे धीरे स्कूलों में ये बात समझानी पड़ेगी, और हो सकता है आपके शो के जरिए, जो आप ये शो कर रहे हैं, इसके जरिए पेरेंट्स के अंदर भी अवेयरनेस 100% आएगी सर, कि आर्ट क्या चीज है। आर्ट जी से आप अपने आगे करियर को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो अगर जो बच्चा नहीं मानता है, तो अपने स्कूल में, जो बच्चे के स्कूल में टीचर होती है, तो उसके साथ पेरेंट्स का एक कॉन्फ्रेंसिंग रख देनी चाहिए, या एक छोटा सा मीटिंग रख देना चाहिए, जो क्योंकि टीचर ही जो है पेरेंट्स के अंदर से इस भय को या इस वीक विचारधारा को बाहर निकाल सकती है। बिल्कुल, आपने बहुत सटीक जवाब दिया मैम, शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा सा, ये तो अच्छा मीठा मीठा है सर, बहुत कुछ जो आपने बताया कि आप आज जो है बहुत कामयाब शिक्षिका हैं और बहुत कामयाब आर्टिस्ट हैं, लेकिन इस कामयाबी के पीछे जो पाँव में छाले पड़ते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। तो मैं नहीं, वो चाहूंगा नहीं कि देखिए। हाँ जी, तो आप वो भी थोड़ा हमको दिखाइए, हमारे दर्शकों को वो छाले भी हम देखना चाहेंगे, क्योंकि एक तो आपके घर का परिवेश पुलिस वाला, ऊपर से आप हाँ, लड़की, तो बहुत सारी हाँ, बाधाएं आई, उनको कैसे आपने भाई पार किया वो भी थोड़ा बताइए। देखिए, वो थी कि मेरी जो जिद थी कि नहीं मुझे ये करना है, वो कहते थे कि सुबह निकल के जाते हो, रात को आते हो, 8 बजे आते हो, स्केचिंग करते हो। बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ डांटा, भूखे भी रहे, नाराज भी होके रहे, घर से चले जाते थे, और क्या कहते हैं, बात नहीं करते थे। तो अनेक तरह की परेशानियां भी बहुत झेली हैं। और फिर धीरे 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 पेरेंट्स जब ये देखते हैं कि, जब पेरेंट्स ये देखेंगे कि आप जो है एक चीज के प्रति बहुत वफादार है, आप काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको भी तो समय चाहिए ना आपको जानने के लिए। जब तक आपको यातनाएं, परेशानियां और जो आपने बोला छाले, वो सब सहने पड़ते हैं, वो सब सहने पड़ते हैं। अगर आप दूसरी चीजों के पीछे डिमांडिंग नहीं रहेंगे और अपने करियर ओरिएंटेड की तरफ ध्यान रखा जाएगा, तो बहुत सारी चीजें आपको झेलनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि वो आप एक तरीके से झेल सकते हैं कि हाँ, ये मेरे लिए ना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये जब जब मुझे तंग करते हैं ना, तो तब तक मैं और अच्छा काम करूंगी। उस चीज को पॉजिटिवली लेके, शायद यही एक अप्रोच थी कि जब जब ये मुझे तंग करते थे, मैं रो धो के खूब रो लेती थी, फिर उसके बाद चुपचाप शाम को बैठती थी और 3-4 घंटे आराम से काम करती थी, और कहती थी मन में, अगर आज इन लोगों ने मेरे साथ ऐसे नहीं किया होता तो मेरा आज ये पेंटिंग बहुत अच्छा नहीं बना होता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत बाद में समझ में आती हैं, लेकिन हाँ, परेशानियां, ये सफर तो बहुत लंबा है, परेशानियों से भरा रहता है, और आपको पार करके जाना ही पड़ता है। उसमें जी सिर्फ धन्यवाद। एक शेर हमेशा मुझे याद रहता था, कि खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले। मैं इसको हमेशा, हर परेशानी में, हर सिचुएशन में, मैंने इसको हमेशा अपने मन में हजारों बार दोहराया होगा, कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना,
इसलिए मुझे शायद लगता है कि जैसे एक तिनका ही जरूरी होता है नाव को पार लगाने के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा तिनका था, बहुत बड़ा सहारा था। जी सर, जोशी सर कुछ पूछ रहे हैं। तो हाँ सुनीता जी जी, सर। आज हमारा फॉर्मेट थोड़ा सा गड़बड़ा ये कि पहले जब हम शुरू करते हैं तो हम जो मुख्य वक्ता है उनका परिचय देते हैं। मुख्य वक्ता जी, आवाज आ रही है? नहीं, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आई सर, समझ में नहीं आया आपने क्या पूछा। मैंने अभी पूछा नहीं, मैंने कहा कि हमारा फॉर्मेट जो है आज वो थोड़ा सा चेंज हाँ हुआ। पहले हम जब इंट्रोड्यूस हाँ। करते हैं तो बायोडाटा कलाकार का या वक्ता का पढ़ते हैं। आपके साथ इतना अच्छा। कुछ है कि हम वो पढ़ ही नहीं पाए कि कहाँ आपने कैसे बीएफए किया, कैसे हाँ, एमएफए किया, कैसे कोई किया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई वो दिक्कत नहीं, मुझे मैं अभी भी बता देती हूँ, नहीं, मैं बता देती वो भटजी स्पेस ढूंढ रहे होंगे अभी कि कहाँ पर आएंगे। लेकिन मेरा हूँ। नहीं मेरे नहीं नहीं। मेरे मन में 2-3 प्रश्न थे। वो एक तो ये हाँ था पूछिए। कि जब आपने इंटरमीडिएट किया होगा, आपके टाइम में हायर सेकेंडरी नहीं था, क्योंकि इंटरमीडिएट किया और फिर जब आपने जामिया में आपने फॉर्म भरा, आपका वेटिंग आया और जामिया से लेके हौस खास जो करीब 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक लड़की हाँ अकेले पैदल आती है, तो क्या जुनून था। नहीं, एक दिन पैदल आई थी, हाँ, एक दिन एक पैदल, दिन पैदल आई। क्या जुनून था वो कि आपने पैदल जाने की ठानी कि मैं पैदल ही जाती हूँ वो जी आज मुझे, मतलब वो ऐसा उसमें कुछ वो- मिशन के लिए तो ऐसा नहीं कुछ नहीं था। तो नहीं, वो उसमें ऐसा था कि मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा जामिया में एक तो एडमिशन पता नहीं हो पाएगा या नहीं। वो मेरा महारानी बाग में भी मैंने भरा था अपना फॉर्म, और वहाँ मेरा फर्स्ट लिस्ट में टॉप पे नाम था, महारानी अच्छा, बाग में। जी और जी वहाँ पे मेरी स्कूल की फ्रेंड थी रीना, उसका एडमिशन हो गया था। तो मुझको अपने ओरिजिनल निकालने के लिए जब मैं आई थी यहाँ गार्गी कॉलेज में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में मैंने एडमिशन लिया था, मैं जब वहां पहुंची तो मुझे बहुत देर हो गई थी, अच्छा, मेरे नाम का कॉल चला गया था। ओके, तो महारानी बाग के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए थे। तो ईश्वर शायद चाहता नहीं होगा कि आप वहाँ पे कमर्शियल आर्ट के टीचर बने या कमर्शियल आर्ट का कोर्स करें, वो दरवाजे बंद हो गए थे। तो वहां से मैं जो है परेशान होके जामिया पहुंची थी फॉर्म जमा कराने, और फिर मन में जैसे ये परेशानी थी कि क्या होगा पता नहीं, अब यहाँ से भी खत्म हो गया रास्ता, कॉलेज ऑफ आर्ट में भी नहीं हुआ। तो वो एक परेशानी मन के अंदर जो चल रही थी, उसी की वजह से मैं घर तक पैदल आई, अपना 90 गुस्सा वही निकालने के लिए, गुस्सा 90 अंदर था। आपकी यात्रा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 91 में आप बीएफए एमएफए कर लिया जामिया से, और 91 से ही आप ग्रुप शो वगैरह करने लगी और हाँ जगह 91 से। जगह। माय गॉड, हाँ जी। अमेजिंग। इट्स अ कैरियर 30 इयर्स नाउ, 30 हाँ साल का 30 कैरियर। इयर्स। मेरे को लगता है हाँ जी। भाई जब पढ़ेंगे तो पूरा कार्यक्रम का समय समाप्त हो जाएगा कि जहाँ जहाँ आपने आपने पार्टिसिपेट किया और विदेशों में किया और यहाँ किया, ग्रुप शो किए, सोलो शो किए, इस गैलरी में किए, उस गैलरी में किए, वो एक बड़ी अमेजिंग सी जर्नी आपकी जो रही मेरा मेरा जो पहला शो था बॉम्बे में, सोलो शो था। है। मैंने 98 में पहला शो किया था दिल्ली में, अकेले सोलो शो। उसके ओके, बाद मैं जहांगीर गई थी और वो मेरा अकेले सोलो शो था, वाह, और कोई हेल्पिंग नहीं था। तो मेरी एक्सपीरियंसेस जो थे वो अकेले घूमने के, क्योंकि मुझे घूमने का शुरू से बहुत शौक था, मुझे अच्छा, नए नए लोगों से मिलने का, नई नई जगह जाने का, एडवेंचर्स करने का, ये मेरे काम के साथ जुड़ता चला गया। तो ओके, मेरे अंदर अलग से, मतलब कैंप भी, इसलिए मैंने काफी कैंप किए मेरे हाँ, बिफोर माय चाइल्ड, मतलब मेरे बच्चों के पैदा होने से पहले, क्योंकि उनके होने के बाद तो एक विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी जाती है कि आपको उनको 12th करके, जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल, तो मुझे बहुत शौक था जाने का, अलग अलग हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का। मैंने हम्पी भी गई हूँ, अजंता भी गई हूँ, बेंगलोर में राजा रवि वर्मा का ओरिजिनल काम भी मैंने देखा है मैसूर में। तो क्या था कि मुझे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग क्रिएट होता था ये सब करने में, तो मजा आता था। तो इन सब चीजों ने बहुत ही प्रेरणा मुझे दी है। और आपका तो आपने मेन जो 90। यात्रा की आपने जो यात्रा की मुझे 4 लाइनें उसको उस पर याद आ रही हैं कि आंखों में नूर दिल में उजाले नहीं रहे,
हाँ आंखों में जी, नूर दिल में उजाले नहीं रहे, मंजर वही है देखने वाले नहीं रहे। और बिल्कुल, राहों की बहुत खूब, जहमतों का इरशाद, उन्हें क्या इरशाद। सबूत दूं, राहों हाँ की जी, जहमतों का उन्हें क्या सबूत दूं, मंजिल मिली तो पाँव में छाले नहीं रहे। हाय हाय। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, इरशाद सर। तो ये यही चीजें हैं जो आप ये बीच बीच में जो शेर और शायरी करते हैं ना, तभी तो हम कहते हैं आर्ट का इन संगीत के साथ, इन सब चीजों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है, और बहुत संवेदनशील ये बातें होती हैं जो हमें कला के अंदर निखरने में सहायता करती हैं। जी, तो ये आपका बहुत मेन, हमारे बहुत सारे दर्शक लगातार कमेंट कर रहे हैं सर। हमारे शिक्षा अधिकारी हैं आकाश सारस्वत उत्तराखंड के, वो कह रहे हैं कि कार्य का जो जज्बा है वो सारी दिक्कतों को दूर कर देता है। बहुत बहुत ही आपका भी जज्बा बहुत कमाल का है सारस्वत सर का। और हमारे कृष्ण कुमार वर्मा जी हैं, एक दिल्ली के ही शिक्षक हैं, आपके ही दिल्ली में ऑलराउंडर हैं, वो सारे काम करते हैं, वो 3D पेंटिंग भी बनाते हैं, दुनिया के पहले ऑलराउंडर हैं। तो हम जो भी शो करते हैं, जो भी एक्सपर्ट आते हैं, वो कहते हैं ये मैं भी करता हूँ। तो बड़ा मजा आता है उनकी बातें सुन के। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है कि जो किशन नहीं कुमार नहीं, वर्मा जी नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ा रोचक तथ्य है। कभी आपकी मुलाकात होगी। नवीन यादव जी कह रहे हैं कि जो है आपकी निरंतर मेहनत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। और इतने लंबे समय तक कैंप और एग्जीबिशंस में सहभागिता में निरंतरता कैसे आपने रखी? ये रखी भाई अपने अंदर, जो मैंने बोला ना, एक चिंगारी को सुलगते हुए हमेशा रखा है, उसको बुझने नहीं दिया। सब चीजें एक तरफ, और काम के साथ, जैसे मेरा ललित कला में एकेडमी में स्टूडियो है, तो मुझे अपने लिए समय चाहिए ही चाहिए, चाहे मुझे 2 घंटे मिले। जब भी मेरे बच्चे छोटे थे, मुझे अब तक याद है, 4 महीने के, 4.5 महीने के, तो मैं अपने स्टूडियो खाली 1 कप चाय पीने जाती थी। यहाँ से ऑटो करके जाती थी, वहां से ऑटो करके वापस आती थी, सिर्फ किस लिए? क्योंकि जो एक एक डायलॉग काम के बीच में और मेरे बीच में जो चलता है, वो एक उसके अंदर कहीं पर भी बिखराव ना आए, वो उसके अंदर जैसे लाइंस के अंदर रिदमिक फन खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा हाथ प्रैक्टिस से हट जाता है। तो एक कम्युनिकेशन अपने स्टूडियो के साथ होना और अपनी पेंटिंग के साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारी दुनिया एक तरफ होती है सर, और आर्टिस्ट को अपना काम और अपने स्टूडियो, अपनी जगह के लिए हमेशा अगर उसके मन में ये बात रहेगी, तो कलाकार को कला कभी से कोई भी अलग नहीं कर सकता। क्या और बात। काम के अंदर ग्रोथ होने के लिए भी आपके अंदर वो चिंगारी का सुलगना बेहद बहुत जरूरी है। बहुत वो तड़प होनी चाहिए। आपने खाना खाया है या नहीं खाया, आपकी भूख वो पेंटिंग होती है, वो 4 कलर होते हैं, वो ब्रश होते हैं। जब तक आप उनको निहार के, हाथ से टटोल के काम नहीं कर लोगे, आपके मन को चैन नहीं मिलेगा। तो ये वाला, ये जो बेचैनी है, ये इसका ये होना बहुत जरूरी है एक कलाकार बनने के लिए। अगर बेचैनी नहीं होगी तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते। और खाली बिल्कुल। कलाकार ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में जुड़िए, जो क्रिएटिविटी है आपके अंदर, एक अलग सी बेचैनी का होना ही एक सकारात्मकता को जन्म देता है। ये बात है सर। हिंदी की एक बहुत बड़ी लेखिका है मृणाल पांडे, हम्म भी थी। और उसने नारी शिक्षा को लेके, नारी के अधिकारों को लेके काफी काम किया, और अभी कार्यरत है, हम्म प्रसार भारती की चेयरमैन भी थी। मैं जैसे हम्म अभी ने एक शेर कहा कि छाले नहीं हम्म रहेंगे, हम्म मैं हमेशा एक कोट करता हूँ उनका, एक एग्जाम्पल। वो राज्यसभा टीवी में पंडित जसराज जी हम्म का इंटरव्यू ले रही थी, और उन्होंने हम्म ये कहा कि पंडित जसराज जी, आपके कई सारे शिष्य होंगे, तो उसमें से कुछ ऐसा करिए, कुछ शिक्षकों को, कुछ कुछ अपने अपने शिष्यों को समीक्षक बना, कला समीक्षक बना दीजिए, ताकि वो समझें तो सही कि संगीत क्या है। नहीं तो अखबार में जो संगीत की समीक्षा लिखते हैं, वो पहले प्रेस क्लब में ड्रिंक्स लेते हैं, और कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो जाते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या गाया क्या नहीं गाया, उस पर एक लंबी चौड़ी समीक्षा लिख देते हैं। तो समीक्षा बनने के लिए आपको कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे कुछ शिष्य जो हैं वो समीक्षक बन जाएं। मृणाल जी ने दूसरा प्रश्न किया कि मेरी माँ हमेशा ये कहा करती थी, शिवानी जो थी हिंदी की बहुत बड़ी लेखिका हुई, वो कहती थी कि कलाकार जो होता है विदग्ध होता है। पंडित जसराज बोले हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है मृणाल, कलाकार जो होता है विदग्ध होता है। तो एक सेकंड के लिए उनके पंडित जसराज उन्होंने बोला,
विदग्ध ना जी, क्या शब्द है विदग्ध? मैंने बोला हाँ विदग्ध होता है, बोले कि क्या शब्द है विदग्ध? तो मृणाल जी ने उत्तर दिया कि विदग्ध का मतलब होता है जो जीवन से जला हुआ होता है, वही कलाकार बनता है। यदि आपके अंदर अलग है, निरंतर एक अलग जल रही है, वो पागलपन है, तभी आप उस कलाकार को बना पाएंगे। आपने बातों में ये कहा कि आप फिगरेटिव आर्ट बनाती हैं। जब भटजी को आप बता रही थी, तो आपने कहा फिगरेटिव आर्ट बनाती है। आपका समय आज नहीं होगा आपकी कला को समझे। दूसरा हम आपसे एक जो विचारणीय बिंदु है वो ये है कि हम दिल्ली के कई शिक्षा में परिवर्तन देखे और हैप्पीनेस प्रोग्राम को देखा। हैप्पीनेस प्रोग्राम के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर राजेश, वो भी इस प्रोग्राम में आए थे 75वें एपिसोड में या 85वें एपिसोड में। और हम आपके एज ए डेडिकेटेड कला टीचर, हम आपके अनुभव भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली के स्कूलों में आपके अनुभव कैसे रहे कला को लेकर, क्योंकि आप अभी स्कूल से अभी शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुई हैं और आपके बहुत सारा लंबा अनुभव आपका रहा है। तो क्या अनुभव रहे आपके, कुछ अपनी कला के बारे में? जब हम कला अध्यापक लगे थे स्कूल के अंदर, उस वक्त में और अब में काफी बदलाव है कला को लेके। और ये मुझे लगता है कि जो कला अध्यापक है, जैसे मेरे टाइम पीरियड में मैक्सिमम वो टीचर लगे जो प्रॉपर कॉलेज कर आए थे, मतलब जो प्योर आर्ट पढ़कर आए थे। तो जितने भी मेरे साथी उस टाइम पीरियड के दौरान लगे, उन सब ने प्रयास किया और हमने भी प्रयास किया कि कला को जो दृष्टिकोण है उसको बदलने की कोशिश करी। स्कूल के अंदर बच्चों के अंदर वो फीलिंग लेकर के आए कि आर्ट क्या होती है और उसकी अलग से पहचान क्या होती है। और बच्चे स्कूल लेवल से ही हमने उनको समझाया कि जो बच्चे पेंटिंग करते हैं, आप फर्क देखना बेटा कि जो बच्चा पेंटिंग करता है वो दूसरे बच्चों से किस प्रकार धीरे धीरे उसका अपना एक अलग पर्सनैलिटी निखरती चली जाती है और वह अपने करियर में अपनी पढ़ाई के अंदर और अत्यधिक मार्क्स वो लेकर के आता है अगर वो पेंटिंग को ढंग से सीखता है। क्योंकि पेंटिंग करने से आप कंसंट्रेशन की पावर को और ऑब्जर्वेशन की पावर को अपने अंदर स्ट्रॉन्ग करते हो। क्योंकि जब आप पेंटिंग करते हो तो 4-5 घंटे आप लगातार बैठते हो कागज और कलर लेकर के और आप उसके अंदर रस आता है और रस को ढूंढते हो। वही रस हमने बच्चों को सिखाया कि आप बाकी चीजों में भी लेकर के आओ। तो बच्चों ने इससे क्या फायदा हुआ, बच्चे पेंटिंग बहुत अच्छा करने लगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छा करने लगे। और कला जो हमारा आर्ट है, जो बच्चे स्कूल के बाद एक आर्टिस्ट बनते हैं, वो नॉलेज हम लोगों ने बच्चों को, जब बच्चे 9th-10th में आने शुरू होते हैं तब से हम लोगों ने उनको देनी शुरू करी। तो क्या हुआ, बच्चों के अंदर से वो डर निकल गया पेस्टल कलर का, इवन वाटर कलर का, पोस्टर कलर का। बच्चे अब समझने लगे हैं कि पेंटिंग क्या है और कलर्स का रोल क्या है। ये इतना बड़ा बदलाव हमारे 20-25 साल के अनुभव के अंदर, मतलब 10-12 साल से काफी बदलाव अब स्कूलों में नजर आ रहा है। और गवर्नमेंट भी इस और काफी ध्यान दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर स्कूलों में अब 11th और 12th में पेंटिंग सब्जेक्ट ही खोल दिया है। पहले कुछ ही स्कूलों में हुआ करता था मेन सब्जेक्ट। अब बच्चे चाहें तो इसको अपना आगे करियर कैसे बनाएं, उनके लिए बड़ी सुविधा हो गई है कि 11th और 12th में बच्चे अब अपना एक मेन सब्जेक्ट जो है वो पेंटिंग लेते हैं। तो इस तरह से दिल्ली में 11th और 12th में हर स्कूल में अब ड्राइंग सब्जेक्ट के रूप में है। हाँ, और वो प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है कि वह एडिशनल सब्जेक्ट तो हर स्कूलों ने रखा हुआ है, अब उसको वो मेन सब्जेक्ट में कितना कन्वर्ट करती है वो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पे भी डिपेंड करता है। लेकिन तकरीबन हर स्कूल में अब 11th और 12th में इससे एक फायदा होता है ना, हम अपने आर्ट हेरिटेज के और अपने कल्चर के बारे में सीखते हैं। भाई हम जो प्रेज करते हैं इतना कि अजंता में इतनी अच्छी चित्रकारी की गई, एलोरा में इतना सुंदर कैलाश टेम्पल कैसे बना, वो कैसे हुआ, वो स्किल डेवलपमेंट कैसे था। तो आप जब तक उन चीजों को नहीं बच्चा जानेगा और समझेगा, इसलिए पेंटिंग के साथ थ्योरी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अप्रिशिएट करना तभी सीखोगे ना आर्ट को, जब आप उसके पीछे कितनी मेहनत हुई है, वो क्या चीज है,
जब तक आप उसका मेन रोल नहीं समझोगे तो आप आर्ट को समझ नहीं सकते। इसलिए बराबर। थ्योरी अपने आप में पेंटिंग की बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिस्ट का लाइफ जानने में और हमारा जो मतलब पुराना हमारा जो हेरिटेज है, जो हमारी आर्ट है, उसका डेवलपमेंट जानने में बहुत जरूरी है। जी जी, धन्यवाद मैम। हमारे एक दर्शक हैं, बहुत नियमित दर्शक हैं, आनंद नेमा जी, जो मध्य प्रदेश से इस वक्त लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा है, मैंने स्क्रीन पर उसको दिखाया हुआ है कि वो पूछ रहे हैं कि क्या कला का संबंध विज्ञान व गणित जैसे विषयों के साथ भी हो सकता है और कैसे? बिल्कुल हो सकता है। अब लियोनार्डो डा विंची जो इतने बड़े आर्टिस्ट थे, वो कौन थे? हमारे लियोनार्डो डा विंची जिन्होंने मोनालिसा बनाई, वो एक साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट होते हुए उन्होंने पेंटिंग की तरफ रुख किया। तो भाई साइंस में जो क्रिएटिविटी लगती है, वही तो क्रिएटिविटी आपकी आर्ट में भी लगती है। दोनों में तो माइंड बराबर लगता है। आप एमबीबीएस की डिग्री करो या बीएफए करो आप 4 साल का, दोनों के अंदर तो क्रिएटिविटी है। तो एक इंसानों को दवाइयां देके ठीक करता है, और पेंटिंग क्या है, बिना दवाइयों के आपको ठीक कर देती है। बात तो बराबर है। उसमें वो चीर फाड़ करते हैं। हम पेंटिंग में या स्कल्पचर में इंसान का पूरा ह्यूमन एनाटॉमी का स्टडी करते हैं। जो ईश्वर ने, लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा कि हमारा जो पूरी बॉडी है वो मैथमेटिकली पूरा प्रोपोर्शनड है। हर चीज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है। सेम डिस्टेंस पर है, 2 आंखें, एक आंख का डिस्टेंस है, 7.5 प्रोपोर्शन है। हमारा हेड के 7.5 होते हैं। इतना मतलब पूरा मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है हमारा बॉडी। तो ऑलरेडी साइंस है। तो आप इन दोनों को बिल्कुल हम समन्वय करते हैं, साइंस और पेंटिंग का, दोनों अलग नहीं है। उनका सवाल का जो अंतर्निहित है वो ये है कि हम ड्राइंग और पेंटिंग को विज्ञान और गणित की टीचिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, वो उनका अंतर्निहित है। वो एडिशनल सब्जेक्ट सर, एडिशनल सब्जेक्ट स्कूलों के अंदर एडिशनल सब्जेक्ट। मेरा मतलब वो नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ड्राइंग को कोई साइंस और मैथ्स की टीचिंग में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि और बेहतर टीचर हो जाए। साइंस का टीचर कैसे ड्राइंग को इस्तेमाल करके, या मैथ्स का टीचर कैसे ड्राइंग को इस्तेमाल करेगी और अच्छा टीचर वो डायग्राम्स बना के सर, वो डायग्राम्स बनाता है ना। तो वो उसके अंदर भी तो वही स्किल होती है। फिर वो ड्राइंग की तो स्किल है। जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं होगी वो कर ही नहीं पाएगा ना, डायग्राम नहीं बना पाएगा। तो वो उसके अंदर अपना रस की अनुभूति कर सकता है डायग्राम्स बना करके। मैम, रसानुभूति के अलावा ये एक बड़ी सतही बहस है कि विज्ञान गणित है और ये कला जो है वो तो बेकार की चीज है, या मतलब कुछ नहीं है। विज्ञान और कला को, विज्ञान और गणित के साथ कला कैसे जोड़ें? मेरे को लगता है जोड़ने की आवश्यकता क्या है, वो तो ऑलरेडी जुड़ी हुई है। यदि आप नेचर में गोल्डन रेशियो, गोल्डन रेशियो को यदि आप देखें, गुलाब के फूल को देखें, पत्ती की संरचना को देखें, वो सब आर्ट है। वो सब आर्ट के गुण विषय हैं। वही लियोनार्डो दा विंची जी ने कहा। वही हमारे जब नटराज के जो मूर्ति बनाते हैं, वो नटराज की मूर्ति बनाते हैं, लेकिन वो सब गणित और विज्ञान को इस्तेमाल करते हैं अपने उसमें। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि जरूरी क्या है, हम जोड़ें क्यों, हम कला के अध्ययन क्यों ना करें? ये कला, ये हम आनंद नेमा जी हमारे बड़े अच्छे टीचर हैं और बड़े ट्रेन टीचर हैं हमारे संस्थान के, सीसीआरटी के। लेकिन मुझे अब कालांतर में ये लगता है कि हम इसमें अपना दिमाग खपाने की कि नहीं जी, आर्ट जो है ना हमारी, वो साइंस और मैथमेटिक्स को डेवलप करती है, उसको एनरिच करती है। तो करती है, ऑलरेडी करती है, उसको भी बताने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल सही बात कही आपने, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। कला भी उतनी इंपॉर्टेंट है, वो भी रचना धर्मिता का केस है, वो भी आपको इंसान बनाती है जितना आपको विज्ञान या गणित बनाती है। या हम सोचते हैं विज्ञान और गणित पढ़ें और प्रोफेसर लगे, आईआईटी करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और कला की थोड़ी सी समझ हम रखते हैं। ये बिल्कुल मेरे बेबुनियाद है, बिल्कुल। तो ये तो लोग समझ नहीं पाते ना कि जो क्रिएटिविटी है, जो आर्ट है, वो आप जब काम शुरू करते तो आपके माइंड को कॉन्शियस से अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस की तरफ कैसे लेके जाती है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देती है। कैसे खत्म कर देती है? डॉक्टर्स लोग इसके लिए मेडिसिन खिलाते हैं, लेकिन आर्ट के अंदर अपने आप में एक तरीका है। तो दोनों को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो तो दोनों एक दूसरे का वैसे ही पूरक है।
जी दोनों जी। एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक है। थैंक यू मैम। अब जैसे हम वो ये जी जी बोलिए जी जी नहीं बोलिए। नहीं कुछ नहीं सर, बताइए बताइए नहीं मैं ये कह बताइए। रहा था कि ये तो हम एक अभी तक विषयों की और पढ़ाई की बात कर रहे थे, अब हम आपकी उपलब्धियों की तरफ बढ़ते हैं दोबारा से, क्योंकि वो बहुत बड़ी जी है और उस पर हम चर्चा नहीं कर पाए अभी तक। तो नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बड़ी नहीं सर, हम निरंतर काम करते रहे, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी ईश्वर अपने उस आप उपलब्धियों का भंडार देता चला जाता है, हमारी ही झोली छोटी पड़ जाती है। जी सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि जो निरंतरता आप में रही पिछले 30-35 सालों में जो आपने काम किया, उसमें वो कौन सा गोल्डन मोमेंट था जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? आपको आपको जिस दिन लगा कि नहीं ये जो है सबसे अच्छा जीवन का मोमेंट है, वो क्या था? एज ए आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट और एज ए टीचर। एज एन और वो आर्टिस्ट और एज ए और, टीचर। और वो जी जरूरी नहीं कि पेंटिंग का हो, वो फिल्म का हो वही तो। सकता है, संगीत का हो सकता है, वो किसी भी चीज का। किसने आपको प्रभावित किया कि आप इतना अच्छा काम कर पाएंगे? ये देखिए, जब मैंने अपना पहला सोलो शो किया था 98 में, तो वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि वो मेरा पहला अपने आप में खड़े होने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। क्या? जो लोगों के उसके अंदर, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है कि आपके थोड़े थोड़े काम होते हैं, सोलो में क्या होते हैं, आपको अनेक कला आलोचक भी मिलते हैं और आपके कला को सराहने वाले भी मिलते हैं। तो वो जैसे होता है ना, निंदक नियरे राखिए, तो कला आलोचक आपके काम को क्रिटिसाइज करने वाले भी होने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे जो मुझे 2-4 बार मतलब जो कुछ भी काम को लेके जो क्रिटिसिज्म मिला, वो मेरी लाइफ का बहुत ही गोल्डन पीरियड था, क्योंकि वहां से मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया, काम के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। और मेरे काम का जो विषय था वो और अधिक व्यापक हो गया। मैं काम के सब्जेक्ट को बनाने के लिए उनकी माइथ में, उनकी माइथोलॉजी में और डिटेल्स में मैं गई, और मैंने जो मुझे चाहिए था, एक मतलब कहते हैं ना एक रास्ता दिखाना, तो कला आलोचक जो वहां पर मुझे आए कई सारे, एक हिंदुस्तान टाइम्स की, मुझे नाम ध्यान नहीं है, एक आर्ट क्रिटिक थी, वो आई और उन्होंने काफी वार्तालाप करी। उससे के बाद जो भी है, वो मुझे लगा उस दिन के बाद से मुझे लगा कि नहीं, क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्ट। तो वो मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, और वहां से मुझे अकेले एग्जीबिशन करने का एक हौसला मिला कि घबराने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो। और उसी हौसले ने मुझे, जो मैंने आपको बताया ना, उसी ने मुझे एक बहुत बड़ा रास्ता दिया जब मैं बॉम्बे में अकेले शो करके आई थी। तो वो 98 का जो सोलो शो था त्रिवेणी में, वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा एपिसोड था। जी जी बहुत बहुत ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और हमारे एक दर्शक है मंजुला पांडे जी, जो शो में आई भी थी, कवियत्री हैं, वो खुद भी गणित जी की जी। प्रवक्ता है। वो कह रहे हैं कि गणित और विज्ञान विषयों से कला को जोड़ना बहुत आवश्यक है, और इस समय हम्म। इस सत्य से शासन और प्रशासन को कैसे मानसिक रूप से तैयार किया जाए, क्योंकि हमारे समय में कला विषय इंटर की कक्षाओं में पढ़ाया जाता था, वर्तमान में कला विषय नहीं है। ये उत्तराखंड की बात कर रही हैं, तो दिल्ली में तो आपने अच्छा। बताया कि हर स्कूल में इंटरमीडिएट में कला है। हाँ जी। हाँ, तो ये आपकी जो बहुत सारी एग्जीबिशंस लगी मैम, मैं आपके बारे में जब शोध कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि आपने रविंद्र भवन का मतलब बहुत आपने परिक्रमा की है। रविंद्र भवन की तो हाँ, ईंटें भी आपको पहचानती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, रविंद्रा भवन में, क्योंकि देखिए सर, वो एक ऐसी कला गैलरी है, दीर्घा है आर्ट गैलरी, जहाँ हर इंसान आसानी से पहुंच जाता है, जी और वहाँ आपके काम को देखने के लिए दर्शक बहुत मिलते हैं, इजी टू अप्रोच है। तो वहाँ एग्जीबिशन लगाने का मतलब होता है कि आप सभी को बुला सकते हैं, और सभी बड़े प्रेम से आकर के, वहाँ स्पेस बहुत अच्छा है, और दूसरी बात है कि वहाँ का रेंट भी कम है हाँ। एग्जीबिशन का। जो वहाँ जी का रेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी है ना, तो वहाँ का रेंट भी कम है, और दूसरा स्पेस अच्छा है, और तीसरा चारों तरफ वो सेंटर में है, तो हर व्यक्ति, हर आर्टिस्ट और हर कला प्रेमी आकर के काम को देख सकता है, निहार सकता है। इसलिए वहाँ बढ़िया तकरीबन हम लोग कोशिश करते हैं कि साल में एक बार एग्जीबिशन हो जाए, बढ़िया। इसलिए और वहाँ पर आप बहुत शोर है।
आपने जहांगीर आर्ट गैलरी जैसे प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी में जो मुंबई की है वहां भी एग्जीबिशन लगाया है। मुझे तो दर्शक के रूप में जाने का वहाँ मौका मिला 2-3 बार जहांगीर आर्ट गैलरी में। तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका? मुझे वहां से ज्यादा बेटर अपना दिल्ली लगा सर। अच्छा। बॉम्बे से ज्यादा दिल वालों बेटर की। मुझे दिल्ली लगा, क्योंकि दिल्ली में बड़े प्रेम से आप जब ओपनिंग करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग है बॉम्बे के वातावरण से। और वहाँ पे क्या होता है, जहांगीर आर्ट गैलरी में कोई भी बस आती है, टूरिस्ट बस, लाके सारे वहाँ वहाँ रोक देते हैं। जी। तो इतना भीड़ हो जाता है, इतनी भीड़ हो जाती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो मुझे अपना दिल्ली बहुत बेटर लगा एग्जीबिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, तो ये आपने हिंदुस्तान के अलावा और दूसरे देशों में भी काम किया होगा, तो वहाँ के हाँ लोग हाँ, दूसरे देशों में, इटली मैं खुद नहीं गई थी, लेकिन काम गया था। जैसे हम लोग, जैसे फेस के ऊपर हम लोगों ने सीरीज बनाई थी मास्क को लेकर के। तो कुछ अच्छा, ग्रुप हैं हम लोगों के फ्रेंड सर्कल में आपको कि पहले से उन्होंने पता सब था पे कि काम कोरोना आने वाला है? आपने मास्क पर हाँ एग्जीबिशन जी, लगाई? हाँ हाँ जी, ये नहीं पता था कि ये आज के दिन वो मास्क था, खाली चेहरे का मास्क था, पूरा फेस मास्क था, जैसे मोल्ड लिया हुआ, उसके ऊपर जी हम लोगों ने पेंटिंग्स करी थी। तो वो जी। मास्क, हाँ आपने तो सही पकड़ा कि वो तो अभी चल रहा है। तो वो एग्जीबिशन काफी घूम करके आई थी हमारी इटली और जर्मनी में। जी, लेकिन मैं आप पहली कलाकार ऐसी हैं, अभी बहुगुणा जी का भी सवाल आता है, मैं तब तक अपना सवाल पूरा कर लेता हूँ। मैं जी अपने जी जीवन में पहली बार किसी ऐसे कलाकार से मिल रहा हूँ जो ये कहता है कि जी मैं अपना काम भेज देता हूँ विदेश, मैं नहीं जाऊंगा विदेश, वरना लोग कहते हैं काम जाए अच्छा, ना जाए मैं जरूर जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं ऐसा नहीं जा सकती थी। तो मैंने उस वक्त जो मेरे लिए बेटर लगा, मैंने वही किया कि मैंने कहा नहीं, तुम मेरा काम ले जाओ और वहां जी, पर एग्जिबिट करो। वाह, इस बिल्कुल तरीके इसलिए कहा गया कि काम बोलता है। जी बहुगुणा जी। से जी। अनिता जी नमस्कार। मैं माफी चाहूंगा कि मेरा नमस्कार। नेटवर्क बाद में कट रहा है बीच बीच में, लेकिन मैं दूसरे कोई मोबाइल में बात नहीं सुन सर। पा रहा हूँ आपको, आपकी बातों को। बहुत उपयोगी चर्चा हो रही है, बहुत बढ़िया बातें हो रही है। मैं ये जानना चाहता सॉरी, आपने बहुत सारे कैंप किए हुए हैं, उसमें मैं देख रहा है गांधी दर्शन एक कैंप है, 2 कैंप आपने गांधी दर्शन के किए हैं 96 में हम्म और 98 में या 2003 में। ये गांधी दर्शन हम्म। कैंप क्या था, इसके बारे में जानना चाहेंगे? इसका कला से कोई संबंध गांधी था, क्या था जो गांधी आपने किया गांधी था? दर्शन समिति जो है ना, गांधी दर्शन जी समिति जी में एक दिन या 2 दिन का कैंप होता था, या 3 दिन का कैंप होता था, जिसके अंदर बहुत सारे दिल्ली जी के आर्टिस्ट को इनवाइट किया जाता था। और हमें जी कुछ भी, कोई भी टॉपिक पे बंधा हुआ नहीं होता था, कुछ भी एक काम हमें वहां पे जाके करना होता था। तो इससे क्या होता था, कलाकारों अच्छा का अच्छा आपस अच्छा में इंटरेक्शन होता था। इस तरह से जो गांधी जी समिति थी, जिसे किसी अच्छा एनजीओ को अच्छा एसोसिएट मतलब मिल गया, तो उन्होंने एक कैंप वहां पे उस टाइम पीरियड के दौरान करा जी दिया, इस तरीके से। अच्छा प्लेटफॉर्म अच्छा अच्छा। प्रोवाइड कराते हैं, इट्स जस्ट प्रोवाइडिंग यू अ जी, मैं प्लेटफॉर्म वेयर यू कनेक्ट, यू मीट पीपल, अच्छा यू इंटरेक्ट विद। मुझे लगा कि गांधी जी की फिलॉसफी के आधार पे कोई नहीं पेंटिंग नहीं वगैरह नहीं नहीं होती नहीं होंगी, नहीं, कलाएं वो स्पेस स्पेस वहां पे सर बहुत ज्यादा थी। तो राइट अच्छा टाइम अच्छा पे अच्छा, जो समझ उनका गया। टाइम पीरियड था, 2 अक्टूबर या जो भी उनकी तिथि के आसपास था, उस टाइम पीरियड पे उनको भी याद करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐसे प्रोग्राम अरेंज किया था। बहुगुणा जी, गांधी जी का इस्तेमाल लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। श्रद्धा के हिसाब से। सुविधा के हिसाब। जी चलिए, ये बहुत अच्छा। अच्छा दूसरा मैम, आपने बहुत सारे स्कॉलरशिप्स ली हैं और खासकर एमएचआरडी की स्कॉलरशिप जो बहुत प्रेस्टिजियस है, बहुत हाँ जी, महत्वपूर्ण है, बहुत हाँ सम्मानजनक जी, है। हाँ जी। तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे युवा लोग, बहुत सारे कलाकार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कैसे वो इस हम्म। स्कॉलरशिप को ले सकते हैं, उसके थोड़ा सा टिप्स आप जरूर दें हमारे लोगों को। सर इसके लिए ना कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के ऑनलाइन आजकल फॉर्म्स निकलते हैं। ये उनको पता करना पड़ेगा एचआरडी की वेबसाइट पे डाल करके कि उनका डेट क्या है। तो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। काफी अच्छी सुविधा, जूनियर फेलोशिप भी होती है, सीनियर फेलोशिप भी होती है। तो जी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपको आगे के लिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि वो आपको फाइनेंशियली मदद करता है, तभी आप 2 साल का अपना रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा करते हैं।
तो जी, उसके लिए जोशी आपको सर। अपना जो आप रिसर्च के लिए जो आप करना चाहते हो 2 साल, उसके लिए आपको एक अपना पूरा फ़ोल्डर तैयार करना पड़ता है, रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है और वो आपको सबमिट करानी पड़ती है। तो उसके लिए ज़रूरी है पहले एचआरडी की साइट पे जाके ये पता करें कि उसका आवेदन का तिथि क्या है, तो तभी वो मतलब कर पाएँगे। मेरे ख़्याल से तो सितंबर यही टाइम पीरियड है, शायद वो इन दिनों में ही निकालते हैं। जी, जी। जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप, दोनों ही निकालते हैं। दोनों ही 2-2 ये साल सर के लिए वो देते हैं। सर आपसे मेरा सवाल है, क्या ये एमएचआरडी की फेलोशिप और जो सीसीआरटी वाली है वो एक ही है कि अलग-अलग फेलोशिप है? नहीं, हाँ नहीं, वही। ये अलग है सर, ये अलग है। एचआरडी की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का स्कॉलरशिप जो है, वो अलग है। क्योंकि इसमें अच्छा, आपको हर 3 महीने में एक रिपोर्ट देनी पड़ती है कि आपने इन 3 महीने में क्या किया, विद फोटोग्राफ ठीक। काम के साथ। तो एक नहीं, बहुत लंबा प्रोजेक्ट होता है ये और ये आपका मतलब काफ़ी हेल्प करता है आगे के डेवलपमेंट के लिए। जी। जोशी सर, मैं आपका फाइनेंशियल सवाल लेने से पहले जी, हाँ आपका सवाल लेने से पहले मैम ने कुछ चित्र मुझे भेजे थे, मैं उनको स्क्रीन पर लाऊँगा और उस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सवाल अपने ले लीजिए सर। नहीं, मुझे ये लगता है मैम अनीता जी, ये जो पहले पहले एचआरडी जिसको अब हम एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, नई शिक्षा नीति आने के बाद एचआरडी तो चला गया अब, उसकी हुँ। उसकी जो फेलोशिप है वो आर्ट के फील्ड में जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ हाँ जी, कल्चर, हाँ। ये मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ ऑफ राइट कल्चर, सर, राइट। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मिनिस्ट्री जूनियर फेलोशिप और सीनियर फेलोशिप। सीनियर वो फेलोशिप, हाँ। तो उसमें जूनियर फेलोशिप में 10,000 रुपया महीना है और हाँ सीनियर जी, फेलोशिप 20,000 रुपया महीना 2-2 साल के लिए दिया जाता है। हर 6 महीने दिया में जाता है। रिपोर्ट दिए और बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कलाकार को अपनी रिपोर्ट वो देनी आप पड़ती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में सीसीआरटी जो मेरा संस्थान था वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है आजकल। हम उसको मानते हैं जी, जी, अभी। जी। इस साल तो ड्यू टू कोरोना आई थिंक दे आर नॉट डूइंग इट, बट अदरवाइज ओके। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए हम रिजल्ट बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, सिलेक्शन करवाते हैं, मीटिंग करते हैं, सिलेक्शन होता है, रिजल्ट हम बना के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को देते हुँ, हैं। हुँ। कल्चर जो है वो फिर पैसा रिलीज करते हैं। तो वो जी, 10,000 जी। और 20,000 रुपया महीना दी जाती है। उसका एडवर्टाइजमेंट आता है। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की साइट पे जाएंगे या सीसीआरटी की साइट पे जाएंगे तो वो आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा कि कब वो अनाउंस होने वाली है। और 2 साल के लिए हुँ। चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, एंड वेरी जी, जी, बहुत प्रेस्टिजियस। ज़्यादा। बहुत सारे और एक कलाकार, बड़े बड़े मुद्दे एक कलाकार उससे निकले हैं। राइट सर। सर एक स्कॉलरशिप और है जो बच्चे ललित कला एकेडमी में आके काम करना चाहते हैं, तो रविंद्रा भवन ललित कला एकेडमी से भी 1 साल का स्कॉलरशिप मिलता है, गड़ी ग्रांट स्कॉलरशिप। जी 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 जी, वो वो मिलता भी है। मुझको लगता है आजकल कोरोना की वजह से हो सकता है अभी नहीं निकाला हो। वो साल में 1 ही बार मिलता है बच्चों को। तो उसमें हाँ भी बच्चों को मेरे ख्याल से आई थिंक 10,000 रुपए पर मंथ है, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं मालूम है। पर 1 साल के लिए बच्चा अपना रिसर्च वर्क कर सकता है गढ़ी में रह करके। बहुत स्टूडियो अच्छा। उसको अलग से दिए जाता है। तो मतलब जो बच्चे कॉलेज से निकलते हैं और उनके पास पैसे की दिक्कत आती है, तो वो बच्चे स्कॉलरशिप लेके अपनी आर्ट में डेवलपमेंट, क्योंकि अलग एनवायरनमेंट में जाने से बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है। ठीक था। तो वो आपको गड़ी आपको कभी लगता है कि ये जो रिसर्च फेलोशिप दी जाती है, जो सीनियर फेलोशिप जी, दी गई या रिसर्च फेलोशिप जैसा आप कह रहे हैं ललित कला अकादमी वाले देते हैं, इसका फायदा, इसकी रिसर्च जो ये इंडेप्थ स्टडी जो होती है उसका फायदा कलाकारों को मिलता है? वो रिपोर्ट पब्लिश हाँ, होती है? बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। फ़ायदा होता है आर्टिस्ट को काफ़ी फ़ायदा होता है। जी 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 जी। आप इंटरैक्शन करते हो, एक रिसर्च वर्क आप तैयार करते हो। आप उस वक़्त जिस माहौल में आप काम करते हो जाकर के आप सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट के टच में आते हो। आपका एक उनके साथ इंटरैक्शन हो करके अपने काम को आप 10 लोगों को दिखा सकते हो। तो आपकी आर्ट के अंदर भी डेवलपमेंट में और आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत चेंज आता है। परिपक्वता आती है काम में। मैम, क्योंकि रेजिडेंसी प्रोग्राम आर्ट भी होता है? रेजिडेंसी नहीं प्रोग्राम रेज़िडेंसी प्रोग्राम संस्कृत कैंप होते हैं, ललित कला का कैंप होते हैं सर। अच्छा वो कैंप करती है, जगह-जगह पे कैंप करती है। वो अभी आजकल मुझे लगता है कोरोना की वजह से भी बंद है, जिसमें आर्टिस्ट जो हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। सभी ठीक। आर्टिस्ट अप्लाई कर सकते हैं, पर वो अभी शायद कोरोना की वजह से बंद है इस साल। हाँ अभी कैंप का नहीं है। बिल्कुल। चलिए हम आपकी कला पे थोड़ी सी चर्चा कर लें। आप हमें बताएं मैम
क्योंकि मुझे लगता है कि एक समकालीन कला को समझने के लिए मिनिएचर पेंटिंग देखते हैं तो थीम समझ में आती है। समकालीन कला का पीस देखने के लिए जो जिस कलाकार ने वो पीस बनाया है उसका होना बहुत जरूरी है। वही समझा सकता है कि ये क्या अभिव्यक्ति करने की कोशिश की। मेरी अपनी समझ ये है कि समकालीन कला को समझ के हम समझें कि कलाकार ने क्या करने की कोशिश की। तो ये भट्ट जी ने एक आपकी पेंटिंग दिखाई है स्क्रीन पे। इसका था टाइटल अराइवल ऑफ पैरट्स। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे पैरट्स हैं। हाँ जी, बहुत सारे पैरट्स हैं। मैं ये गढ़ी में जब काम कर रही थी तो जैसे चाय पीने के लिए बाहर हम निकलते हैं पार्क में, वहाँ बहुत सुंदर अंदर का एनवायरनमेंट बहुत सुंदर है, ऐसा लगता है आप किसी हिल स्टेशन पे बैठे हैं। बहुत पेड़ है, नेचर बहुत है और पुराना बारादरी है, एक सराय है जो मुगल टाइम पीरियड से है और वो एक हेरिटेज कल्चर के अंदर आती है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा माहौल है। तो वहाँ मौलश्री के बहुत सारे पेड़ हैं। तो वहाँ मैंने जैसे होता है ना ये मौसम ऐसा, तो उसमें नहीं बहुत सारे पैरट्स को एक जो पेड़ का खोल है उसके अंदर से निकलते हुए आते जाते हुए बहुत देखा। वहां से पता नहीं क्यों मुझे देख के एकदम इंस्पायरिंग हुआ कि मतलब मुझे उनका रिएक्शन इतना अच्छा लगा कि मैंने जब ये पेंटिंग बना रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसका नाम अराइवल ऑफ पैरट्स रखूंगी, जिसमें 4 लड़कियां हैं अलग अलग जो उस चीज को एंजॉय कर रही हैं। तो इसलिए इसका आधार मैंने वहां से लिया और पीछे कदम का पेड़ है क्योंकि मेरे कदम का पेड़ है। तो ये सब जो हम हर रोज देखते हैं और महसूस करते हैं, वही कलर्स, वही फॉर्म्स, किस अंदाज में आप खुद खड़े होते हैं, तो वही चीजें आपकी अपने आप पेंटिंग के अंदर डिपिक्ट होने लग जाती हैं, आइडियाज आने लग जाते हैं। वही जैसे अभी हमारी बात चल रही थी ना कि आर्ट और साइंस का या आर्ट और मैथमेटिक्स का, अभी मेरे को लगता है कि 20 या 30% हमारे दर्शक ऐसे होंगे जो समझ पाएंगे कि कदम का पेड़ था, लेकिन आर्टिस्ट जो है ना वो बड़ा ब्यूटी ऑब्जर्व करता है कि बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ बनाऊं, तो वो एक ऑब्जर्वेशन की जो पावर है वो कला देता है, वही साइंस है। माइंड कैसे काम करता है, माइंड कैसे डेवलप होता है, वो एक बहुत बड़ी साइंस है। तो वो आर्ट आती है वो साइंस। जी मैम, ये पेंटिंग ये तो कलेक्टिंग ऑफ वाटर लिलीज है। जैसे इधर इंडियन हैबिटेट सेंटर में एक बहुत अच्छा पॉन्ड है, मैं अक्सर वहां जा करके बहुत सारे मेरे पास स्केचबुक उनका रखा हुआ है। मैं वाटर लिलीज की स्टडी करती हूँ जो कमल के फूल की तरह होता है। तो उनका जो कलेक्शन मैंने रखा उसी को अपने आधार पर स्वयं को उधर इमेज के रूप में ऐसे चित्रित करके और उसका टाइटल दिया था कलेक्शन ऑफ वाटर लिलीज। पीछे बैकग्राउंड में ब्लैक एंड बैकग्राउंड में वाटर लिलीज के पत्ते हैं और उसके हाथ के पास 3-4 वाटर लिलीज रखे हुए हैं। तो जो वही है ना, जो स्केचिंग आप करते हो तो वहीं से आप वो कब आपकी इमेज में आता है ना, कौन से काम में निकल कर आएगा ये तो हमें भी नहीं पता चल होता कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी फाइलें इकट्ठी हो जाती हैं और कब हम काम करते करते कौन सी फाइल को खोल करके काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो हेल्प करता है हमें, हमारा डेली का कम्युनिकेशन आर्ट के साथ अपने काम। ये वाटर ये वही सीरीज है जो मैं आपको बात कर रही थी ना, वहीं पे मैंने एक में फूल खिले हुए हैं और एक में मैंने जो कलियों की स्टडी करी थी, कली कितनी खुलती है, उसका एक पत्ता कितना खिलता गिरता है, पूरा खुल के कैसे होता है, पत्ता कैसे निकलता है, देखेंगे तो ध्यान से। तो उसमें मैंने काफी डिटेल में स्टडी करके फिर मैंने इनका डिपिक्ट किया था। बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। They're all water colors, no? नहीं, सारा ऑयल पेंटिंग्स है सर। वो जो छोटा था काम जो सीटेड विमेन वाला था वो वाटर कलर में था, ये सारा ऑयल कलर्स में है जो आपको फील होगा टेम्परा के जैसे। हाँ जी, दिख रहा है। छोटा सा स्क्रीन है लेकिन हाँ, ऑयल टेक्निक्स में है डिफरेंट। इंस्पिरेशन वही अजंता एलोरा वाला है, आता है ना जो फ्रेस्को पेंटिंग का था। तो ऑयल को वेट इन वेट में ना करके हम लोगों ने उसको ड्राई में काम किया है। एक कलर लेयर सूखने के बाद फिर लेयर लगाना, फिर लेयर लगाना, ये वाटर कलर में है। मैम, अजंता के अलावा तमिलनाडु के बहुत सारे मंदिर हैं जो पेंटिंग के लिए एक इंस्पिरेशन बहुत सुंदर है।
बहुत बहुत सुंदर इंस्पिरेशन है, बहुत सुंदर इंस्पिरेशन। है वहाँ के अंदर। हाँ, बहुत जो टेम्पल्स के अंदर जो इमेजेस हैं गॉड म्यूरल्स एंड जो गॉडेस, वो म्यूरल्स म्यूरल्स है जो बहुत के सुंदर। अंदर जो कलर, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। यस यस यस। मेरे को लगता है हम जैसे कहीं बाहर जाते हैं ना, तो हम मॉल में जाना पसंद करते हैं, पिज्जा खाना नहीं नहीं, पसंद बिल्कुल भी नहीं। करते मुझे हैं। वैसे कोई पूछे तो मॉल नहीं, जाएगी, मैं इसका नहीं, हाँ, कभी भी नहीं जाऊंगी। मुझे पसंद नहीं, तो बिल्कुल नहीं औसत जाऊंगी। भारतीयों की आदत बन गई है, फिल्म देख ली, कुछ डिस्कशन, हम्म फालतू के डिस्कशन कर ली आजकल, जैसे आप टीवी में आप देख रही हैं, राइट। मैंने जाए। फॉरनर्स को देखा है, फॉरनर्स को उनके पास एक स्केच बुक होती है, वो कहीं बैठ जाए हम्म धूप, वो नॉर्थ ब्लॉक की करने लगेंगे, साउथ ब्लॉक की करने लगेंगे, पार्लियामेंट हाउस की करने लगेंगे, इंडिया हैबिटेट सेंटर के कोर्ट यार्ड में बैठ के कुछ स्केचिंग करने लगेंगे। वो मैं इंडियंस में बहुत कम आदत देखता हूँ, स्पेशली जो आर्ट के स्टूडेंट होते हैं उन्हीं को करते हुए देखता हूँ, लेकिन सामान्य जनजीवन में जो आदमी है, जैसे उत्तराखंड के हम्म इतने सारे टीचर, करीब 6 से 7 हजार टीचर इस प्रोग्राम को देखते हैं, इतने सुंदर हमारी प्रकृति के मतलब विभिन्न पेड़ पौधे हैं वगैरह हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आदत को किसी को है कि हम विभिन्न पेड़ पौधों की ड्राइंग करें, पेंटिंग बनाएं। वो नहीं, बहुत वो कैसे? जरूरी है सर। मैं अभी अभी तक मैं बच्चों को काम कराती हूँ 11th-12th में। मेरी एक स्केचबुक वही होती है हमेशा रूम में, और मैं जी बच्चों को पोर्ट्रेट बनाती हूँ। मुझे खुद भी बहुत पसंद है, मैं एक ही लड़की की चाहे मैं 10 बार पोर्ट्रेट बना लूं, पर मैं जब भी नेक्स्ट डे बनाऊंगी मुझे एक नया लगेगा। तो या ये अपने अंदर आर्टिस्ट के अंदर बात होनी चाहिए ना, कि वो अपने अंदर किस तरीके से इसको चिंगारी को सुलगता रखेगा, कि वो काम हर जगह जाए तो थोड़ा काम करेगा, अपने साथ जाए तो स्केचबुक लेके जाएगा। वो अगर उसके चिंगारी। अंदर वो चिंगारी होनी जरूरी है कि भाई मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे कोई चीज अगर कैप्चर हो जाती है तो मेरे पास वो चीज होनी चाहिए, वो जी जी। मटेरियल होना चाहिए। फिर छोटा सा एक बुक हो या छोटा सा स्केच पैड हो, जिसके अंदर मैंने ऑब्जर्व कर लिया। और क्योंकि वो क्या होता है, जब तक आप 2 दिन निकाल दोगे उसको बनाने में, जब तक वो वेनिश हो जाता है दिमाग से। जो चीज ताजा होती है, जो आपने उस वक्त देखी और उसको आपने कैद कर लिया, तो वही एक आपको बड़ा मोटिव देती है आगे करने के लिए काम, जी एक जी जी। मोटिवेट करती है। तो ये प्रैक्टिस अगर आप अपने, हम लोग मतलब आजकल की जनरेशन पता नहीं ये सब कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि नए बच्चों से भी मेरा कांटेक्ट स्केचिंग वाला नहीं हुआ है। क्योंकि बच्चे, मुझे नहीं लगता आजकल जो मैंने देखा है सिनेरियो, चाहे हाँ, जामिया हो या कॉलेज ऑफ आर्ट, बच्चों के अंदर स्केचिंग करने की प्रवृत्ति है नहीं। तो है नहीं। है नहीं। नहीं। बच्चा जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन जा जा के 2-2 घंटा बैठ के स्केचिंग करते थे, सीपी चले गए, मेडिकल चले गए, बस स्टॉप पे खड़े हैं तो स्केचिंग कर रहे हैं। एक लाइव स्केचिंग करने से जो बेनिफिट आपको मिलता है वो कैमरे में पिक्चर कैद करके नहीं मिलता। नहीं। बच्चे वो चीज नहीं समझ पाते कि जब आप लाइव बनाते हो तो आपका हाथ, आपका माइंड और आपका हार्ट, ये तीनों चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है आंखों के जरिए। वो चीज आप एक फोन से फोटो खींच के नहीं कर पाते, वो नहीं कर सकते, बिल्कुल। वो फीलिंग का अभाव हो जाता है। मैम ये देखिए, चीज है। जो 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 एजुकेशन का सीन इस वक्त है देश में, शिक्षा व्यवस्था का, नंबर गेम के पीछे हम भाग रहे हैं, और नंबर लाने चाहिए हमें, 60% चाहिए। हेलो, मैंने कट कर दिया। अब शायद वो रोटेट नहीं कर। नहीं, वो फोन किसी का आ रहा था तो मैंने उसको डिस्कनेक्ट किया है अभी। हाँ जी सर, पूछिए सर। मेरा मेरा अपना मानना ये था कि एजुकेशन की जो सबसे बड़ी समस्या है, एज ए टीचर आपके पास कई पेरेंट्स आते होंगे कि देखिए हमारा बच्चा और हमारी बच्ची जो है ना इतनी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन क्या करें, कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन नहीं है, तो कंसंट्रेशन च्यवनप्राश से तो आएगा नहीं। नहीं। कंसंट्रेशन हो थोड़ा बहुत ध्यान लगाने से आ जाए। हम्म, उस कंसंट्रेशन का एकमात्र सॉल्यूशन जो है वो आर्ट है, सिर्फ आर्ट है सर, सिर्फ आर्ट। क्योंकि सिर्फ आप आर्ट यदि है। पेंटिंग कर रहे हैं या पॉटर के साथ पॉटरी करने के लिए बैठे हैं, तो आपका अंगूठे का ये हिस्सा यदि सेकंड के 10वें हिस्से के लिए यूं होता इन्वॉल्व। है, तो पॉट अपनी डिजायर्ड शेप नहीं देगा। पॉट नॉट बी द सेम। इन्वॉल्वमेंट होता है, बिल्कुल। इन्वॉल्वमेंट होता है।
तो वो इन्वॉल्वमेंट, वो हार्ट और हैंड और हेड का इन्वॉल्वमेंट जो है वो सिर्फ आर्ट दे सकता है, राइट। और वही कंसंट्रेशन स्पैन को धीरे धीरे बढ़ाता है, क्योंकि देयर आर नो साइंटिफिक स्टडीज अनफॉर्चुनेटली जिसने ये देखा हो कि हम कला का क्या प्रभाव पड़ता है माइंड के कंसंट्रेशन बढ़ाने में। लेकिन ये जो देशों में जो रिसर्च हुई है उस लिहाज से पूर्णतः सत्य कहा गया है कि आर्ट जो है वो आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। बिल्कुल। भट्ट जी, बहुगुणा जी, अब आप मन संभालिए, मैं तो काफी देर से सवाल हमारे दर्शकों के आए हैं। एक मोहन चौहान साहब हैं, वो खुद भी कला शिक्षक हैं, जी, शो में जी, आए थे मैडम। वो पूछ रहे हैं कि कला को लेकर स्कूली बच्चों के साथ अपने अनुभव भी साझा कीजिएगा, स्कूल प्रबंधन, शिक्षक और के संदर्भ में भी। नहीं, आवाज आप सुन पा रहे हैं? सर क्लियर। अब बताइए सर, क्या कह रहे थे? जी, मैं फिर से सवाल दोहराता हूँ। स्क्रीन पर भी सवाल लिखा हुआ है। मोहन चौहान जी हमारे कला शिक्षक हैं, यहाँ द टीचर शो में भी आए थे, बहुत संजीदा शिक्षक हैं। कि कला को लेकर स्कूली बच्चों के साथ अपने अनुभव भी साझा कीजिएगा, स्कूली प्रबंधन, शिक्षक और अभिभावकों के संदर्भ में भी। स्कूल में बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट होने से आप उनके साथ जब आप मिलकर के काम करते हो, या एक कला अध्यापक जब बच्चों के साथ प्रैक्टिस करता है, तो बच्चा खेल खेल में टीचर के साथ बहुत कुछ सीख जाता है। एक उसके साथ उसकी दूरी कम होती है, वो उसको अपने मित्र के जैसा अनुभव करने लग जाता है। कहीं पर भी देखेंगे आप, कलाकार के साथ बच्चे बहुत अधिक जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो उनको डांटता नहीं है, उनको प्यार से रखता है और बच्चे उसके बहुत करीब होते हैं। तो जब एक रिश्ता मित्रता का या प्यार का बनता है, तो उसके अंदर बच्चा बिना डर के, क्योंकि डर नहीं होता, बच्चा डर से सीख नहीं पाता। जहाँ डर का अभाव हो जाता है और बच्चा नजदीक आता है, तो वो कला के साथ जुड़ जाता है और वो बेहिचक अपने हर सवाल को, हर परेशानी को टीचर के साथ डिस्कस करके आराम से उस चीज से बाहर निकल आता है। तो दोनों आपके निजी अनुभव पूछना चाह रहे हैं चौहान? अच्छा, निजी अनुभव पूछना चाह रहे हैं उसमें, स्कूल के उसमें? जी, वो सवाल उनका फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। हाँ, वो कह रहे कला को लेकर स्कूली बच्चों के साथ भी अपने अनुभव साझा कीजिएगा। हाँ जी, हाँ, अनुभव तो मेरे बहुत, स्कूल प्रबंधन और शिक्षक और अभिभावकों के साथ भी कुछ अनुभव रहे होंगे, वो सब मिला करके। देखिए, स्कूल में मेरा बच्चों के साथ बहुत प्यारा रिश्ता रहा है, बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं। बच्चे हमेशा मुझे, आज से 10 साल पढ़ाए हुए बच्चे भी मुझे आज तक फोन करते हैं और जो भी वो मतलब पूछना चाहते हैं मेरे से, महसूस करना चाहते हैं, या मेरा उनके साथ हमेशा एक रिश्ता रहता है। और वो अनुभव ये थे कि मैंने बच्चों से बहुत कुछ सीखा है। मैंने जो आपको बोला कि मेरी अगर बच्चे नहीं होते तो मेरी ड्राइंग की प्रैक्टिस कैसे होती, मेरी स्केचिंग की प्रैक्टिस कैसे होती। तो बच्चों के जो पोर्ट्रेचर हैं बनाने में मुझे स्कूली इन्वायरमेंट बहुत अच्छा सेटिंग मिला, क्योंकि मुझे पोर्ट्रेट बनाने का वैसे भी बहुत शौक है, ड्राइंग करने का वैसे भी मेरा इंटरेस्ट ड्राइंग में है। तो स्कूली बच्चों ने और वहाँ के इन्वायरमेंट ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है आगे की ओर जाने के लिए। जी, एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और ये सवाल ज्यादातर दर्शकों के मन में है। मेरे जैसे साधारण इंसान और मेरे जैसे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, वो सब ये सवाल से अंदर अंदर रूबरू होते हैं, लेकिन पूछ नहीं पाते। तो आज आप हैं तो लजात हम पूछ लेते हैं। नवीन यादव जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि आर्ट एग्जीबिशन के जो मैकेनिज्म है उसके बारे में बताइए कि कैसे ऑर्गेनाइज होता है, जो एग्जीबिशन है वो कैसे ऑर्गेनाइज होती है, उसकी फंडिंग कैसे होती है और पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली में बहुत सारी गैलरीज हैं, बहुत प्राइवेट गैलरीज हैं। अगर उनके पास आप अपना बायोडाटा, आप अपने काम की इमेजेस भेजते हैं ऑनलाइन,
और एक रिक्वेस्ट डालते हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कब इनवाइट करती हैं या आपके काम को पसंद करती हैं या नहीं करती। ये तो एक प्राइवेट गैलरीज की बात है। दूसरी, जहां आपका अपना पैसा लगा कर के काम आप करते हैं, वो आईफेक्स गैलरी है। वो आपकी रविंद्र भवन गैलरी है, श्रीधरानी गैलरी है, आर्ट और त्रिवेणी है, प्लस आईफेक्स गैलरी है, जहाँ का अमाउंट ज्यादा नहीं है। और उन आईफेक्स का कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्म भी नहीं है, फिर भी मार्च अप्रैल में आप वहां पे जा करके या ऑनलाइन आप पता कर सकते हैं और अपना आवेदन डाल सकते हैं। तो आपको अगले साल के लिए वो स्पेस देते हैं और उसी के अंदर उनका पूरा शेड्यूल लिखा हुआ होता है कि आपको 1 साल के बाद जब ये एग्जीबिशन मतलब गैलरी मिलेगी तो उसका क्या रेंट है, क्या उसके कॉजेज हैं, क्या कंडीशंस हैं। सेम रविंद्र भवन में है। रविंद्र भवन में भी अप्रैल में फॉर्म्स निकलते हैं, ऑनलाइन भी निकलते हैं और आप वहां जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं एग्जीबिशन के लिए, अगले साल के लिए, सेम ईयर के लिए नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो एक वहां समीक्षा कमेटी बैठती है, वो कमेटी डिसाइड करती है कि आपको एग्जीबिशन के लिए कौन सी डेट सुटेबल रहेगी। तो वो आपको फिर बाद में बाय टेलीफोनिक और बाय ईमेल के रास्ते आपको उसके साथ तालमेल रखते हैं। जी, मैं ये जो सवाल था मैम, इसमें थोड़ा सा मैं और एक मिनट में सवाल का जवाब ले लूँ, फिर आपसे बात सुनते हैं। इसमें लगभग कितना खर्चा आता है? जैसे उदाहरण के लिए लगभग आइडिया, जैसे रविंद्र भवन की अगर हम बात करें तो एक एग्जीबिशन अगर हम ऑर्गेनाइज करना चाहें आज की डेट में, तो लगभग कितना पैसा वो लेते हैं? देखिए, खाली गैलरी का खर्चा तो आपको 25 से 30 हजार के बीच में आएगा ही आएगा। अच्छा, 25 से 30 हजार। जी हाँ। तो जो कलाकार इतना पैसा कहाँ से लाएगा? उसके लिए क्या होता है सिस्टम? कोई फंडिंग होती है, कोई स्पॉन्सर होता है, क्या होता है? नहीं, स्पॉन्सर अगर आपको कोई करता है तो फिर वो स्पॉन्सर वाले की जिम्मेदारी है कि वो आपका शो रविंद्र भवन में करे। जी, सोलो तो एग्जीबिशन कलाकार, करने के लिए मेरे ख्याल से कलाकार 7 सर, इसलिए तो वो यही तो बहुत बड़ी भारी समस्या है, तभी तो सारे लोग ग्रुप शो में काम कर रहे हैं आजकल। अच्छा, ये मैम थोड़ा ग्रुप शो फोन का में स्क्रीन नीचे कर लीजिएगा, फोन का स्क्रीन थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, ठीक से देख नहीं पा रहे। जी। जो ग्रुप शो में जब आप काम करते हो, 2 गैलरी आप बुक करवाते हो और 12 या 14 लोग मिलकर के शो करते हैं, तो हर एक के हिस्से में 6-6, 7-7 हजार रुपए आता है। अच्छा, इस तरीके से आपका शो भी हो सकता है बहुत आसानी से और हर लेकिन साल हो सकता है। लेकिन जो लोग इससे पैसा कमाना चाहते हैं वो कैसे कमाएंगे? अगर पैसा देके आप आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन करेंगे नहीं तो सर, वो तो करना ही पड़ता है ना सर। आप शुरू में अगर आप सोलो में पैसा खर्च नहीं कर सकते तो आप ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ग्रुप एग्जीबिशन जैसे 10 लोगों का ग्रुप बना के, 12 लोगों का ग्रुप बना के, जिसके अंदर 5,000 ही तो मामूली खर्चा आएगा, 5,000 ही आएगा ना सर। जी, वो खर्चा डिवीजन हो जाएगा। इतना तो जोखिम उठाना पड़ेगा ना सर, लोगों तक अपनी आर्ट को पहुंचाने के लिए या एग्जीबिशन करने के लिए 2 साल में एक बार तो इस तरीके से हमें काम करना ही पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है कि हर महीने एक कलाकार अपना एक गुल्लक में पैसा डालता चला जाए। 100 रुपए हर महीने डाले, साल तक आते आते कभी 500 रुपए डाले, कभी 1000 रुपए डाले, तो कुछ तो उसके पास ऐसा अनटच पैसा हो जाएगा ना जिससे वो कभी भी शो कर सकता है। जी अपने कुछ खर्चों में से कटौती करके। जी हाँ जी सर। हाँ, बोलिए। अपने कुछ खर्चों में से कटौती करके, हाँ, कटौती करके वो बचा सकता है ऐसे। जी, बढ़िया, मैंने अच्छा बोला ना, आइडिया है। आज की डेट में अगर आपको शो करना है और हमारे पास पैसों की दिक्कत आती है तो हम उसके लिए ग्रुप एग्जीबिशन ही सबसे अच्छा माध्यम है। जी, हमारी एक दर्शक है मंजुला पांडे, उन्होंने आपकी मिट्टू वाली जो पेंटिंग थी, महिला के साथ पंख फैलाए तोता, उसके लिए 2 लाइनें लिख के भेजी हैं, स्क्रीन पर मैंने चलाई हुई है। वो कह रही है, मिट्टू राम नाम का नाम ले मेरे मन को बहुत हर्षाए, मैं दुखियारी भोली ऐसी कि मुझसे पीहर भूला न जाए। वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आया। थैंक यू मंजुला जी, धन्यवाद आपका। जी सर, जो आप कुछ कह रहे थे। मंजुला जी तो वैसी कवित्री हैं, तो उनके मन में तो आएंगे ही विचार ऐसे। जी, आप कुछ कह रहे थे सर, कुछ नहीं, मैं ये कहता हूँ कि
मैम ने नाम लिए ललित कला अकादमी के और एक IFX के। IFX का मतलब होता है AIFACS, ऑल इंडिया फाइन एंड आर्ट सोसाइटी। ये दोनों जो वेन्यूज हैं ये बहुत सेंट्रली लोकेटेड है दिल्ली में, और सबसे लीस्ट इनएक्सपेंसिव कहना चाहिए। बाकी ललित कला अकादमी के पास ही 3 गैलरी और हैं, तो त्रिवेणी कला को ले लीजिए या किसी और को ले, वो बहुत महंगे हैं। जहाँ तक आर्ट गैलरीज का सवाल है, ये बहुत बड़ा विषय है, ये आर्ट टीचर्स उठा नहीं रहे। मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ आर्ट टीचर हैं स्कूलों में, दिल्ली के स्कूल में, वहाँ उनके अपने कमरे को एक आर्ट गैलरी के रूप में उनको देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के सारे पेंटिंग करने वाले जितने टीचर्स हैं बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, और एक इतने सारी हमारी गैलरीज हो जाएंगी कि जितनी प्राइवेट गैलरियाँ जो बहुत इनॉर्मस चार्ज करती हैं, इनॉर्मस, हमारी बियॉन्ड इमेजिनेशन हो सकता है, बियॉन्ड इमेजिनेशन हो सकता है कि वो कितना चार्ज करते हैं एक शो के लिए। वो सारी कॉस्ट दिल्ली के स्कूलों का थोड़ा सा अच्छा एनवायरनमेंट जैसे बन रहा है, वैसे वहाँ बनाकर एक गैलरी स्कूल में डेवलप कर दी जाए तो उससे तो बहुत मदद मिलेगी। हम मनीष सिसोदिया जी को कह सकते हैं, दिल्ली में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो सकता है, क्योंकि आर्ट के नाम पे, या डॉक्टर राजेश को कह सकते हैं जो हमारे शो में आए थे, कि स्कूलों में गैलरीज खुलवा दीजिए। गैलरीज खुलने से ये होगा कि स्कूल भी जीवंत हो रहेंगे, उसके टॉयलेट साफ होंगे, लोग बाग जाएंगे, एटलीस्ट उसी बहाने गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, देखेंगे कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और कलाकारों को मदद होगी। कलाकार नहीं तो अपनी गैलरी, अपनी पेंटिंग ले लेके हैं, और बड़े बड़े होटल वाले उनकी बहुत कम कीमत में पेंटिंग खरीदते हैं, उसको इनॉर्मस प्राइस पे बेचते हैं। ये जो गेम है ये मैंने देखा है, उस गेम को समझने की मैंने कोशिश की थी कि क्या करते हैं ये होटल वाले। तो वो मेरे को लग रहा है कि वो होटल वालों का गेम समझ में आया कि वो जैसे हम कुछ स्टूडेंट्स हैं ललित कला अकादमी के या आर्ट टीचर का एग्जीबिशन लगाते हैं, उससे बड़े सस्ते पेंटिंग खरीदते हैं, उसको 2 या 3 साल अपने रखते हैं, और उसके बाद उसको बहुत अच्छा फ्रेम करते हैं। क्योंकि पेंटिंग के अंदर फ्रेमिंग जो है ना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। यदि आपकी पेंटिंग बहुत अच्छा फ्रेम की हुई है तो वैसे लोग आकर्षित होते हैं, और वो आकर्षित हुए उसकी कीमत जो है वो तिगनी चौगनी 100 बढ़ती जाती है। तो दिल्ली के स्कूलों में आर्ट गैलरी, या उत्तराखंड के स्कूलों में ऐसा हो सकता है जहाँ से आप लोग हैं, कि कुछ ऐसा करिए बड़े बड़े शहरों में, चमोली में, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर आर्ट गैलरी खुलवा दीजिए। इतना तो सरकार कर ही सकती है। जी, बहुत अच्छा सुझाव है सर। किशन कुमार वर्मा जी भी कह रहे हैं दिल्ली से कि बहुत अच्छा सुझाव है और ये होना चाहिए। और आपने फ्रेमिंग की बात की, तो हमने भी कोशिश की है इस शो को अच्छे फ्रेम में हम प्रेजेंट करें, जिससे कि लोगों को देखने में अच्छा लगे। तो इसलिए हम शो से पहले भी अपने मेहमान को थोड़ा सा लाते हैं कि कैमरे का एंगल ठीक हो, लाइट ठीक हो, चेहरा अच्छे से दिख रहा हो, बैकग्राउंड ठीक ठाक हो। बार बार ये कोशिश रहती है, और हमारे शिक्षक जो इस शो में आते हैं बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, इसलिए हमारा शो बहुत अनूठा और सबसे विशिष्ट है। तो मैम, हम अपने शो के अंतिम चरण में हैं, और इससे पहले कि हम आपसे और दर्शकों से विदा लें, मैं चाहूँगा आप कुछ और बात जो आप नहीं कही अब तक, जो बहुत ज़रूरी है हम सबको बतानी, वो बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने काफी कवर कर दिया है सब कुछ। अपना जिंदगी का काफी अनुभव आपके साथ शेयर किया है, जो खट्टा और मीठा है। देखो, बिना खट्टे के मीठे का अनुभव नहीं हो सकता। हर काम मतलब जैसे कहते हैं ना, मिलना और बिछड़ना, जब तक आप बिछड़ोगे नहीं तो आप मिलने का रस अनुभव नहीं कर पाओगे, है ना। तो हर चीज में मतलब जो दर्द आता है तभी आप आगे उसको अनुभव करके और अधिक मजबूत बनते चले जाते हैं। तो जिंदगी में परेशानियों से हारना और हार के जीतना, ये दोनों ही चीजें होनी बहुत जरूरी है जीवन में। मेरी व्यक्तिगत रुचि समझिए, या हम सब जानना चाहेंगे कि आपको पेंटिंग के अलावा किस आर्ट ने आपको प्रभावित किया। कि आप यदि पेंटर नहीं होती तो आप क्या बनती, क्योंकि अलग आपके अंदर था कलाकार का। जी, मैंने सच बताऊं तो सर, पेंटिंग के अलावा दूसरा ऑप्शन सोचा ही नहीं लाइफ में। किसी ने तो प्रभावित किया होगा, किसी कला ने तो प्रभावित किया होगा, किसी आर्ट पीस ने तो प्रभावित किया होगा।
अरे नहीं सर, मुझे 12th के बाद सिर्फ एक ही सपना था कि मुझे कलाकार बनना है और अपनी पहचान बनानी है। अपनी पहचान बनानी है, ये धुन थी मेरे अंदर कि अपना जीवन शैली, अपना रहने का ढंग, अपना एक नाम, हर इंसान से अलग अपना अलग आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। और मुझे ये लगता था कि वो आर्ट के ज़रिए ये मैं अपनी आइडेंटिटी को एक अलग मुकाम दे पाऊँगी। क्योंकि मैं किसी के चले हुए रास्ते पे, मतलब वो होता है ना, रिपीटिशन नहीं कर सकती। मैं अपने चलने के लिए अपना रास्ता खुद तैयार करना मुझे ज़्यादा पसंद है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप नेशनल नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में गई और वहां आपने देखा गार्डन में घुसते ही आपके राइट हैंड साइड पे रोडन का स्कल्पचर लगा हुआ है, द थिंकर, या कपूर जी का एक वो ट्री बनाया था उन्होंने, काफी चर्चित भी बहुत हुआ। प्रभावित बहुत बहुत प्रभावित करता है। वही वही मैं जानना चाहता है, किस किस पीस ने, वो नटराज का पीस हो सकता है, वो किसी आर्ट का पीस हो सकता है, किस पीस ने या किस कला ने आपको प्रभावित किया? आपकी अपनी कला, वो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी कला के प्रति राम इतनी राम किंकर, जो भी हमारे पुराने कंटेम्प्रेरी कलाकार रहे ना, राम किंकर दा, नंदलाल बोस, ए रामचंद्रन, अमृता शेरगिल अरे और वाह, वैन गॉग। वैन गॉग वैन गॉग के जीवन ने, अमृता शेरगिल ने और राम किंकर दा ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी सर। उनके हाँ पदचिन्हों पे चले, उनके पदचिन्हों पे चलना अच्छा लगता है। मैं जी जी उनकी बात कर रही थी कि जो एक नॉर्मल इंसान है, हम उनके रास्ते पे नहीं चल सकते। जी हमें जी चलने के लिए अपनी मंजिल खुद बनानी पड़ती है। अपने गुरुजन और हमारे जो मूल्यवान हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती जो हमारे कलाकार हमारे लिए छोड़ के गए हैं कला, वहां से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने में ही जीवन है, वाह, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। बिल्कुल। तो ये बहुत अनुभव शानदार। थे उनकी जो जीवन शैलियां पढ़ी हमने, वैन गॉग की पढ़ी, रेम्ब्रा की पढ़ी, अमृता शेरगिल की पढ़ी, वो हमेशा इंसान को, जो हमारे मेन लीडर्स होते हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभाव डालता है। अगर आप में बनने की क्षमता है, अगर वही वाली बात कहूंगी, अगर आप में बनने की चिंगारी है, तभी आप किसी के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। हमारे अंदर ऐसी मिट्टी होनी चाहिए कि पानी जब कहीं से डलता है तो वो उसके अंदर समा जाए, ऑब्जॉर्व कर ले। तो वो ऐसे गुण जो दूसरी कलाओं से हम सीखते हैं, जो सृजन हो चुकी हैं, उनके लिए जब तक हम अपने अंदर वो क्षेत्र को, उस जगह को नहीं रखेंगे, तो फिर आएगा कहाँ से? वो ज्ञान तो नहीं आ सकता ना सर। तो वो ये बहुत आज जरूरी रहा। वर्ल्ड ओजोन डे है, वर्ल्ड ओजोन, हम्म धरती का पर्यावरण बिल्कुल खराब होता चला जा रहा है। मैंने एक हमारे शो में एक सैनिक स्कूल घोड़ा खाल के एक बहुत अच्छा टीचर आए थे, ध्रुवा जी। उनसे मैंने किया था कि जब मैंने व्यक्तिगत रूप से आर्ट को समझने की कोशिश की, तो मुझे ये लगा कि जब आर्टिस्ट ने हिरोशिमा नागासाकी में बम का विस्फोट होते हुए देखा और उसके बाद तबाही होती हुई देखी, उसने भारतीय कला को या पूरे वर्ल्ड की पेंटिंग को स्पेशली बहुत प्रभावित किया। बहुत क्योंकि प्रभावित की। आर्टिस्ट ने समझा कि सब कुछ विनाश हो सकता है, सब कुछ चीज का। आपको क्या लगा? आपको लगा कि इस बात में कुछ दम है कि बिल्कुल दम है सर। एटम के देखो एटम आर्टिस्ट, के एटम के आविष्कार ने भारतीय कलाकार या विश्व के कलाकार के मन को कैसे प्रभावित किया? देखिए सर, आर्टिस्ट होता ही संवेदनशील है। जहाँ हाँ तोड़ फोड़ की, हिंसा की बात होती है, तो कलाकार को वो चीजें पसंद नहीं आती। तभी वो लोगों को संदेश देता है कि इनके बिना भी तो जीवन है। प्रकृति के साथ मिलके, प्रकृति हमें अपने हाथ में सब कुछ लेने के लिए तो नहीं कहती, तो अपने साथ समन्वय करके चलने के लिए कहती है ना। तो इन सब बातों का हमारे मस्तिष्क से बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है
और इन बातों को डिपिक्ट करके कलाकार जो है दुनिया को अवगत भी करा सकता है कि जो आजकल की एटॉमिक दुनिया है, जो विनाशकारी चीजें हैं, इनसे मिलना क्या है, मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो आर्ट का समाज के प्रति बहुत गहरा रोल होता है कि वह चीजें जो लोग नहीं जान पाते उनको एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे समझा पाता है पेंटिंग के माध्यम से। चलिए, आज बहुत अच्छा रहा मैम आपसे बातचीत करना। बहुत बहुत शानदार सत्र रहा आज का सत्र, बहुत गंभीर और बहुत ही मन को शांति देने वाला, सुकून देने वाला था, आपकी पेंटिंग्स की तरह समझ बढ़ाने वाला था जी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत मैं कार्यक्रम के अंत से पहले 2-3 टिप्पणियां आई हैं। एक हमारी शिक्षिका प्राथमिक विद्यालय से हैं, मंजू पांगती मन, उन्होंने बहुत रोचक बात कही है। वो कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर चर्चा है और आज की बातचीत सुनकर कुछ विचार मेरे मन में आए हैं। मैं अपने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ मिलकर काम करूंगी, ये कोरोना काल जल्दी समाप्त हो जाए बस। तो बिल्कुल बिल्कुल जल्दी ही समाप्त होगा, देखिएगा बहुत जल्दी समाप्त होगा जी के साथ है, और जल्दी कोरोना खत्म होगा और आप विद्यालय में एग्जीबिशन करेंगे, आर्ट कला प्रदर्शनी करेंगे अपने प्राथमिक में। और मंजुला पांडे जी कह रही हैं कि इस मंच के माध्यम से सुझावों को सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए। बिल्कुल आपका सुझाव सर्वाधिक है और हम इस तरफ सोच रहे हैं, जल्दी हम इस पर कुछ करेंगे आने वाले समय में। नहीं, हम जल्दी सोच रहे हैं कि हो सकता है हम सब मिलकर एक एग्जीबिशन ही कर डालेंगे, सारे दिल्ली के या सारे जितने भी कलाकार हैं, हमारे शिक्षक हैं, कोशिश करेंगे एक प्लेटफॉर्म बनाने की जिसमें हम एग्जीबिशन कर सकेंगे मिलकर। जी जी बिल्कुल, आप भी उसमें सादर आमंत्रित रहेंगी मैम अपनी कलाकृतियों के साथ जब भी हम ऐसा कुछ करेंगे तो। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि आज की चर्चा बहुत ही सार्थक रही, बहुत ही सारगर्भित रही, और गागर में सागर जिसे कहते हैं वो आपके अनुभव ने हम सबको दिया। तो इससे पहले कि मैं आपको धन्यवाद दूं, मैं अपने दर्शकों को सूचना देना चाहूंगा कि द टीचर शो का 95वां एपिसोड आज पूरा हुआ। ये हम सबके बहुत गौरव की बात है और अब केवल 5 रन दूर हैं हम अपनी सेंचुरी से। धीरे धीरे हम बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपनी तारीफ खुद कर लेते हैं, कोई और ना करे तो कोई बात नहीं। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे गुरुजी थे जिनका जो आइडिया था वो ऑल इज वेल फिल्म, वो कौन सी थी, 3 इडियट्स में चुरा लिया गया। वो कहते थे कोई अगर पीठ में थपथपाए तो अपना हाथ ऐसे करो और यूं कर लो, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया तूने, वेरी गुड। तो हम यूं सेल्फ प्रेज। जी जी बिल्कुल। तो कल ठीक 7 बजे हमारे साथ द टीचर शो में चेन्नई से लाइव होंगी ललिता रामचंद्रन जी। कल हम तमिलनाडु जा रहे हैं, पहली बार तमिलनाडु में एंटर कर रहे हैं और बहुत कमाल की कलाकार हैं ललिता मैम, बहुत बड़ी कलाकार हैं। देश और विदेशों में बहुत सारे म्यूजिक कंसर्ट्स उन्होंने किए हैं और उनकी सबसे खास बात यह है कि वो जितना अच्छा हिंदी में गाती हैं उतनी ही संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में और मलयालम में भी गाती हैं, कन्नड़ में भी गा लेती हैं। और बहुत ही जितना ज्ञान उनको कर्नाटक संगीत का उतना ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का भी है। तो कल उनके सुरों को सुनेंगे, समझेंगे और बहुत सारी भाषाओं के गीत उनसे सुनेंगे, उनके लोकगीतों पर चर्चा करेंगे। बहुत मजेदार कल का शो होगा। चेन्नई से पहली बार हमारे साथ कोई शिक्षक कलाकार जुड़ेंगी और इस द टीचर शो के पुराने एपिसोड आप हमारे YouTube चैनल विविधा पर देख सकते हैं। दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियोस को स्प्रेड करें, भेजें अपने साथियों को, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इन शानदार सत्रों का लाभ ले सकें। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप द टीचर शो में आपने समय निकाला और मैं उम्मीद करता हूं आपने मुझे आमंत्रित किया और इतना अच्छे चर्चा में शामिल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ और हमेशा आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार। जी धन्यवाद। जगबीर नेगी जी ने एक सवाल किया, लेकिन नेगी जी हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि अब हम अंतिम दौर में हैं और ये जो कला से संबंधित सवाल है, अगले हमारे जल्दी ही कला के जो शिक्षक आएंगे, आप उस दिन ये सवाल रखिएगा, उस दिन हम इस सवाल को ले पाएंगे। आज हम ये अनुशासनहीनता हो जाएगी कि हम विदा की घड़ी में फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो आपका सवाल का स्वागत है, लेकिन अगले सत्र में हम इस सवाल को जरूर लेंगे। अभी 2-3 दिन बाद जब भी कला के हमारे नए विशेषज्ञ शो में आएंगे, लगातार आते रहे हैं। तो धन्यवाद मैम आपका, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कल ललिता रामचंद्रन जी का शो भी देखेंगे, उसके बाद भी शाम 7 रिजर्व रखेंगे हमारे शो के लिए, अपने और कामों के साथ साथ फोन बगल में रख के।
तो सबका जी बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीकांत शुक्ला जी ने बहुत दिनों बाद टिप्पणी की, बड़ी अच्छी टिप्पणी की कि कदम से कदम चलने से, चलते रहने से मंजिल पास आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। एक एक कदम करके हमने 95 कदम चले हैं और हम जी आगे जी बढ़े। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बहुत बहुत जुड़े। धन्यवाद, कल शाम बहुत बहुत ठीक धन्यवाद। 7 बजे मिलिएगा हमें फिर से। चेन्नई से हमारे साथ ललिता रामचंद्रन जी होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, शुभ रात्रि।